हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का आज आप लोग का एग्जाम है, तो आप लोग के लिए आज हम मैराथन क्लास लाए हैं, महा मैराथन, जिसमें आप लोग क्विक रिवीजन जल्दी से कर लीजिए इसको और शुरू से अंत तक इसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें प्रत्येक यूनिट को टच करते हुए लॉन्ग क्वेश्चन को बताया गया है। और आप लोग का कंपलसरी क्वेश्चन तो पहले ही हम बता दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 में आप लोग कंपलसरी क्वेश्चन देख लिए होंगे। आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा हुआ होगा। आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लर्निंग एंड टीचिंग का, लेकिन उससे पहले जो है इस महा मैराथन क्लास को देख लीजिए, क्योंकि आप लोग का इसमें रिवीजन के तौर पे हम इस क्लास को लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए, आप लोग का समय ज़्यादा हम नहीं लेते हुए, इसलिए एक एक करके टॉपिक को कवर करते हुए प्रत्येक यूनिट को देखते हुए आप लोग का उम्मीद करेंगे कि यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाना चाहिए। आप लोग इस महा मैराथन क्लास को पूरा देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अधिगम। अधिगम को हम लोग सीखना भी कहते हैं, याद रखिएगा, अधिगम को हम लोग सीखना कहते हैं। इसको इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का है, तो लर्निंग के बारे में सीखना यानी लर्निंग के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। तो लर्निंग को हिंदी में अधिगम कहते हैं, जिसको दूसरा नाम सीखना भी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं, अर्थ। अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है सीखना, जिसका अर्थ हम लोग क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। इस प्रकार सीखना एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन करना होता है। यानी सीखना एक क्या है, प्रक्रिया है। सीखना एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और परिमार्जन करते हैं। परिमार्जन का मतलब होता है हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमार्जन। तो सीखना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और परिमार्जन करते हैं, उसी को हम लोग सीखना कहते हैं। और यह व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन अनुभवों, व्यवहारों, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों, परीक्षण के द्वारा होता है, जहाँ हम अपने व्यवहार का परिवर्तन और परिमार्जन जो है अपने अनुभवों, व्यवहारों, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्ति, प्रशिक्षण के द्वारा होता है। जहाँ हम अपने व्यवहारों का अपने व्यवहारों में परिवर्तन करते हैं, परिमार्जन करते हैं, तो उसके लिए हमें अपने अनुभवों, व्यवहारों और आदतों, ज्ञान, अभिवृत्ति, प्रशिक्षण के द्वारा ही हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। बच्चे जन्म के बाद परिवार, माँ, विद्यालय, समाज, पर्यावरण, मित्र के द्वारा सीखते हैं। यदि हम बच्चे यदि जन्म लेते हैं तो उसके द्वारा जो है माँ, उसका परिवार में विद्यालय, समाज, पर्यावरण, मित्रों के द्वारा, इन सभी चीज़ों के द्वारा जो है बच्चे सीखते हैं। अधिगम एक कर्मिक प्रक्रिया है। अधिगम एक कर्मिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम एक क्या है, कर्मिक परिवर्तन प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जो लगातार चलती रहती है। सीखना अस्थाई और अस्थाई दोनों ही हो सकता है। सीखना जो होता है वो अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। ठीक है, अस्थाई सीखना चेतन और अचेतन मन में हो सकता है। जहाँ चेतन में संवेदी अंग आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, वहीं अचेतन आयु के बढ़ने के साथ साथ सीखता है। देखिए, सीखना जो है आपका अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। अस्थाई का मतलब जैसे हम कोई चीज़ को सीख रहे हैं तो हमको वो चीज़ याद भी रह सकता है, हम उसको कुछ दिन बाद भूल भी सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो सीखना क्या है, अस्थाई है। कुछ ऐसी चीज़ होती है, जो ऐसी बातें होती है जो हमेशा के लिए याद रहती है, तो वो अस्थाई हो गया। कुछ ऐसी बात है जो याद नहीं रहता है, तो उसको हम लोग अस्थाई कहते हैं। तो अस्थाई सीखना चेतन और अचेतन मन में होता है। जहाँ अस्थाई जो सीखना होता है वो चेतन और अचेतन मन में होगा। चेतन मन का संबंध होता है आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सभी चीज़ों से जो हम सीखते हैं उसी को हम लोग चेतन मन का सीखना कहते हैं। जहाँ आयु के बढ़ने के साथ साथ सीखते हैं उसे हम अचेतन मन में सीखना कहते हैं। बच्चे अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप सीखते हैं। बच्चे जो अभ्यास करके, अनुभव करके, है ना, एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखते हैं। जिसका उद्देश्य बालक समायोजन से होता है। जिसका उद्देश्य जो है बालक अपने समायोजन से होता है। बालक जो है उसके प्रति समायोजन करते हैं। जब छोटा बालक होता है, जब वो सीखता है तो वो उस वातावरण के साथ एडेप्टेट करता है, यानी कि एडजस्टमेंट करता है, यानी कि समायोजन करता है। अधिगम का मतलब सीखना। देखिए, इस तरह से एग्जाम के ऊपर में डायग्राम बनाइएगा। अधिगम मतलब सीखना। सीखना का मतलब व्यवहार में परिवर्तन व परिमार्जन। ठीक है, अधिगम का मतलब सीखना का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन। अब ये व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन जो है, इसका दो रूप होगा, एक होगा अस्थाई और दूसरा होगा अस्थाई। अस्थाई में कौन कौन आएगा, तो चेतन मन होगा और चेतन मन होगा। ठीक है, तो चेतन मन जो होगा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम सीखेंगे, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। अवचेतन मन जो होगा वो अभ्यास, पेशी अंग के माध्यम से सीखते हैं। अस्थाई जो
हम लोग सीखना होता है वो परिवार के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, समाज के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा, मित्रगणों के द्वारा। तो ये सभी जो सीखना होता है वो अस्थायी सीखना होता है। तो अस्थायी सीखना और अस्थायी सीखना को देखिए, जहाँ अस्थायी सीखना जो होता है वो चेतन मन और अचेतन मन से होता है, और अस्थायी सीखना जो होता है परिवार, विद्यालय, समाज के द्वारा होता है। आगे और देखते हैं इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का कॉन्सेप्ट, क्या अधिगम का प्रत्यय। अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। अधिगम जो होती है, सीखना जो होती है किसी स्थिति, किसी सिचुएशन के प्रति एक सक्रिय प्रतिक्रिया है। जैसे एक बालक जब जलती हुई मोमबत्ती की लो को छूने से जल जाता है तो बालक दूसरी बार जलती हुई मोमबत्ती से दूर रहता है। यानी कि अगर कोई छोटा बालक है, एक जलती हुई मोमबत्ती को वो हाथ से टच कर लेता है तो उसका बच्चे का हाथ जल जाता है, जिस कारण से वो दूसरी बार जलती हुई मोमबत्ती से दूर रहता है। उन्हें अनुभव हो जाता है कि लोग के छूने से हाथ जल जाता है। उन्हें ये अनुभव हो जाता है, सीख मिल जाता है कि अगर हम उस आग के लोग को छुएंगे तो हमें जल जाएगा, हमारा हाथ जल जाएगा। तो इस तरह का जो है सीखना को हम लोग, इस तरह की चीज़ भी बच्चे सीख सकते हैं। वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखा, जहाँ पे वो अपने हाथ को टच करके, स्किन को टच करके जो है उन्होंने सीखा। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हो सकती है। सीखना जो है एक प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। जो हम सीधे रूप से सीखते हैं वो प्रत्यक्ष होता है, जो हम डायरेक्टली नहीं सीखते हैं, इनडायरेक्टली रूप से सीखते हैं तो अप्रत्यक्ष हो गया। अनुभव से प्राप्त ज्ञान को मस्तिष्क में बैठाया जाता है। जो ज्ञान हम अनुभव से करते हैं, एक्सपीरियंस से जो ज्ञान हम लोग लेते हैं वो हम मस्तिष्क में बैठ जाता है। अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। अधिगम जो होता है, जो पूर्व में हम सीखे हुए ज्ञान में जो परिवर्तन करते हैं उसे हम लोग अधिगम करते हैं। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना का मतलब जो हम पहले सीखे हैं उसमें जब हम परिवर्तन करते हैं तो उसी को हम लोग सीखना कहते हैं। अतः अधिगम ही शिक्षा है जो जीवन में सदा चलती रहती है। अतः अधिगम जो है वो ही शिक्षा है जो जीवन भर चलती रहती है। सीखना हम बड़ों से भी सीख सकते हैं, बड़े जो है छोटे से भी सीख सकते हैं, छोटे बड़े से सीख सकते हैं। तो सीखना जो है एक जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन में सदा चलती रहती है। तो सीखना जो होती है, अधिगम जो होता है, यानी उसका मतलब हुआ कि अपने व्यवहारों में किया गया परिवर्तन एवं परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। जहाँ ये परिवर्तन और परिमार्जन दो रूप में होता है, एक होता है अस्थायी रूप और एक होता है अस्थायी रूप। अस्थायी रूप का दो रूप होता है, एक होता है चेतन और एक होता है अचेतन। तो इस तरह से आप हम बनाए हैं डायग्राम के माध्यम से, आप लोग भी उस तरह से बना ही लीजिएगा एग्जाम को कॉपी में। चलिए अब हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा परिभाषा है। 2-3 परिभाषा तो आप लोग को एग्जाम में लिखना ही है। पहला है गेट्स के अनुसार। गेट्स महोदय ने कहा था कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। बहुत अच्छा परिभाषा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण, दो वर्ड याद रखिएगा। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में किया गया परिवर्तन ही तो अधिगम है। बहुत ही सिंपल परिभाषा, याद हो जाएगा। दूसरा है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड महोदय ने कहा था कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आना ही अधिगम है। बहुत अच्छा परिभाषा है, याद कर लीजिएगा इसको। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में किया गया परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, बहुत सिंपल परिभाषा। गिलफोर्ड ने क्या कहा, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में किया गया परिवर्तन ही अधिगम है। क्रो एंड करो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही अधिगम कहते हैं। अधिगम जो होता है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही अधिगम कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, याद हो जाएगा जल्दी जल्दी। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति का विकास ही अधिगम है। ये तो और सिंपल परिभाषा है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। वुडवर्थ के अनुसार जो छोटा छोटा परिभाषा है उसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और याद नहीं रहता है तो उसका कोड वाला जो भाषा होता है उसको याद कर लीजिए, जो पॉइंट वाला भाषा होता है। जैसे वुडवर्थ ने कहा था व्यक्ति का विकास ही अधिगम है, व्यक्ति का जो विकास है वो अधिगम है, ये वुडवर्थ ने कहा था। स्किनर ने क्या कहा था, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यहाँ पे सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर कोडवर्ड हो गया, सामंजस्य की प्रक्रिया है, इसको याद कर लीजिए। स्किनर महोदय ने कहा था ये बात। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा कौन कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है, एग्जाम में पूछता है। यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं। यानी सीखना, जहाँ सीखना जो होते हैं उसको प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं जो आपको सीखने में रुकावट डाल सकती है, उसी को हम लोग कारक बोलते हैं। यानी कि सीखने में जो रुकावटें पैदा करें उसी को हम लोग कारक कहते हैं, जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला नंबर कारक है
सीखने की इच्छा शक्ति, अधिगम सीखने वाले की इच्छा शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अधिगम जो है, जो सीखने वाला होता है, उस पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि वो कितना सीखना चाहता है। अगर कोई विद्यार्थी सीखने के लिए इच्छुक है तो उसको सिखाना आसान हो जाता है। यदि कोई विद्यार्थी सीखना नहीं चाहता है तो शिक्षक पाठ्य सामग्री और प्रस्तुति के उपयोग से विद्यार्थी के मन में इच्छा शक्ति को उत्पन्न करना चाहिए। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी सीखने के लिए इच्छुक होता है तो उसको सिखाना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे देखते होंगे कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ाइए। ठीक है, वैसे बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहता है तो उसके लिए क्या होता है कि कई सारे शिक्षक सहायक सामग्री हम लोग टूल्स का प्रयोग करते हैं। उसे हम चार्ट के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से उसे इंटरेस्ट बनाएंगे पढ़ाई को। बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे ताकि वो बच्चा सीख जाए, है ना। ऐसा एग्जाम्पल देंगे जो उसका दैनिक जीवन से रहे ताकि उससे पढ़ाई में इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो उनकी जो है विद्यार्थी के मन में इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाए पढ़ाई के प्रति। तो ये पहला कारण है, जो सीखने की इच्छा शक्ति, ये भी एक कारक बन जाता है जिस बच्चे में इच्छा शक्ति नहीं रहेगा पढ़ने में तो उसको सिखाने में दिक्कतें आती है और वो जो है शिक्षा को जो है ग्रहण करना जल्दी नहीं चाहता है। दूसरा नंबर में है बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता भी इसमें कारक आता है सीखने में। बौद्धिक क्षमता बच्चों को सीखने में एक सकारात्मक रूप देता है। जिनकी बौद्धिक लब्धि यानी IQ, बौद्धिक क्षमता जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है, वो बच्चे तेज़ी से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। जिसका बौद्धिक विकास कम होता है तो वो बच्चे धीरे से सीखते हैं। उच्च बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे सामान्य बौद्धिक क्षमता वालों के बच्चों की अपेक्षा जल्दी सीख जाते हैं। यानी कि वैसे बच्चे जिसका बौद्धिक क्षमता जो होता है बहुत अधिक होता है, वो कम बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों से जल्दी सीख जाता है। तो बौद्धिक क्षमता भी यहाँ पे जो है आपका प्रभाव डालता है। तीसरा नंबर में है शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, इसको भी याद रखिएगा। शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा जल्दी सीख जाता है। वैसे बच्चे जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सही है, मेंटलिटी सही है और फिजिकली भी सही है, ठीक है, तो कहता है नहीं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, तो शरीर सही रहेगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, मन सही रहेगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो शरीर और मन का जो है मानसिक स्वास्थ्य का रहना जरूरी है, जिससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। जबकि अधिक समय तक बीमार रहने वाले बच्चे को शिक्षा में रुचि कम हो जाती है। जबकि वैसे बच्चे जो अधिक समय तक बीमार रहते हैं, जिसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो उस तरह के बच्चों को जो है शिक्षा में कम रुचि होती है। चौथा है परिपक्वता, मैच्योरिटी। परिपक्वता सीखने के लिए बच्चे की शारीरिक तैयारी के संबंध में रखती है। वैसे बच्चे जिसके शरीर मैच्योरिटी में है, परिपक्वता की ओर है, जिस प्रकार बच्चे को दौड़ना, खेलना, खाना आदि क्रियाएं सीखने के लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है, उसी तरह पढ़ना लिखना सीखने के लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है। जिस तरह बच्चा शारीरिक रूप से दौड़ना, खेलना, है ना, खाना खाना, इस तरह का जो है वो कार्य कर सकता है, उसी तरह से उसका शारीरिक रूप भी होना चाहिए जो वो पढ़ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होती है अधिगम को अभिप्रेरणा प्रोत्साहित करती है। ये मोटिवेशन जो होता है जहाँ सीखने में बहुत अधिक रोल करता है, सीखने में बहुत अधिक प्रेरणा देता है अधिगम। शिक्षक को विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। शिक्षकों को ये होना चाहिए कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते रहना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए, उन्हें शिक्षा से मोटिवेट करते रहना चाहिए। शिक्षक के पास शिक्षण के जितने भी साधन हैं उनमें से अभिप्रेरणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यदि अध्यापक के पास शिक्षण यानी पढ़ाने के जितने भी साधन है उसके पास, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण साधन है वो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, जो बच्चे को उनका भविष्य बना देता है, बच्चे को जो है उनको आगे बढ़ाता है मोटिवेशन। नेक्स्ट है 6 नंबर में भोजन तथा पौष्टिक आहार। भोजन तथा पौष्टिक आहार का बहुत ज़रूरी है सीखने में, है ना, क्योंकि जब बच्चे पौष्टिक आहार और भोजन पर्याप्त रूप से संतुलित लेंगे तो उसका मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा। किसी भी विद्यार्थी के लिए संतुलित भोजन बहुत आवश्यक है, तभी विद्यार्थी बच्चा आगे की योजना बना पाता है। वो स्वस्थ हो तथा स्वस्थ बच्चा ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है। जो बच्चा स्वस्थ रहता है, स्वस्थ बच्चा अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। इसके लिए जो है वो उन्हें संतुलित भोजन और पौष्टिक युक्त भोजन मिलना चाहिए, ताकि उसका मस्तिष्क जो है उसका काम करे सही से, शरीर सही रहे और वो अपने ज्ञान को सही रूप से अर्जित कर सके। 7 नंबर में अध्यापक का व्यवहार।
अब देखिए, अध्यापक का व्यवहार ये भी एक कारक बनता है शिक्षक के रूप में। अध्यापक का व्यवहार बच्चों के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार जो है बच्चों के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे उनसे डरने लगेंगे, बल्कि बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। कक्षा में शिक्षक की कठोरता से पेश नहीं आना चाहिए, नहीं तो विद्यार्थी शिक्षक से दूर भागते हैं। यानी वैसे शिक्षक जो बच्चों से कठोरता से व्यवहार करते हैं, तो उन शिक्षकों से बच्चे दूर भागने लगते हैं, उनसे जो है दूरी बनाए रखते हैं, उनसे अपने मन की बात, अपने समस्या की बात नहीं बोल सकते। वैसे अध्यापक जो बच्चों से बच्चे से अपना मेल करके रखते हैं, उन्हें सहानुभूति देते हैं, उनकी समस्या को जानने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह के बच्चों के प्रति जो इस तरह के जो अध्यापक होते हैं, उनके बच्चों के प्रति और बच्चों का इन अध्यापकों के प्रति जो है बहुत जल्दी सीखते हैं, उनकी बातों को जल्दी समझते हैं। तो अध्यापकों का व्यवहार भी जो है समझने में, सीखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। यदि अध्यापक का व्यवहार कठोर होता है तो उन्हें सीखने में दिक्कत आती है। ये पहले ज़माने में ऐसा होता था कि अध्यापक जो है पूरा स्ट्रिक्ट होता था, जिसमें अध्यापक सक्रिय रहता था और बच्चे निष्क्रिय होते थे। ठीक है, केवल अध्यापक आया, कक्षा में पढ़ा रहा है, बच्चे निष्क्रिय रूप में सीख रहे हैं, सुन रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। लेकिन अभी की शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली जो है परिवर्तन हो गया है। अभी क्या होता है कि अध्यापक भी किसी एक टॉपिक पे बात कर रहा है, तो उस पे बच्चे भी अपना राय दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मिलके जो है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बना रहा है। तो ये जो है अभी अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन आया है। इस तरह के व्यवहार जो है सीखने में प्रभाव डाल सकता है। 8 नंबर में विषय का ज्ञान। अब देखिए, विषय का ज्ञान का इम्पोर्टेंट बहुत है। अध्यापक जो विषय पढ़ाने जाएंगे कक्षा में, उसका उसे पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, तभी ये बच्चे सीख पाएंगे। यदि वो आधा अधूरा ज्ञान लेके कक्षा में जाएंगे अध्यापक, तो बच्चे भी आधा अधूरा ज्ञान सीखेंगे। इसलिए अध्यापक अगर कोई भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उसका पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, उसका दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो बच्चा जल्दी सीख जाए। किसी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक को उस विषय से संबंधित ज्ञान होना आवश्यक होता है। यानी कि अध्यापक जो विषय पढ़ाने जाएंगे कक्षा में, तो उस विषय का अध्यापक को पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, कंप्लीटली ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बच्चों को अच्छे से सिखा पाएगा, तभी वो बच्चे को अच्छे से सिखा पाएगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत बच्चों के विषय में अरुचि पैदा कर लेता है। यदि आप आधा अधूरा ज्ञान बताते हैं बच्चों को, कंप्लीटली नहीं बताते हैं उन्हें, तो उस बच्चे, वहाँ के बच्चों को, कक्षा के बच्चों को आपके विषय के प्रति इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ज्ञान को अच्छे से बताएं, पूर्ण रूप से बताएं, उदाहरण के माध्यम से बताएं, दैनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से बच्चों को बताएं, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो विषय का ज्ञान भी जो है आपके सीखने को प्रभाव डालता है। तो इस तरह से हम 8 पॉइंट बताएं, 8 पॉइंट को याद रख लीजिएगा, जहाँ अध्यापक की भूमिका, विषय की भूमिका, फिर उसके बाद पौष्टिक आहार, शारीरिक, मानसिक। ठीक है, तो इस तरह से जो है 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो ये आपका था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब है नेचर ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रकृति भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो अधिगम की प्रकृति क्या है? अगर देखा जाए तो अधिगम की प्रकृति 1 नंबर में, अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। ये एक प्रकृति हुआ कि अधिगम जो होता है, सीखना जो होता है, वो जीवन पर्यंत चलते रहता है, जीवन भर चलता है। हम लोग जब से जन्म लेते हैं और जब तक मृत्यु होता है, तब तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी गए वहाँ से सीख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। सीखने की प्रक्रिया एक जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है लर्निंग, जो हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, दैनिक जीवन या हर एक पल कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। व्यक्ति अपने जन्म के समय से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है, तो इसलिए इसको अधिगम संपूर्ण जीवन चलता रहता है। ये इसका पहला प्रकृति बना। दूसरा में अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। अधिगम जो होता है, सीखना सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे हम लोग कोई अच्छी चीज़ों को भी सीखते हैं और गलत चीज़ों को भी सीख लेते हैं। तो अधिगम जो होता है वो सकारात्मक होता है और नकारात्मक भी होता है। जो हमारे लिए उपयोगी होता है सकारात्मक हो गया, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है वो नकारात्मक ज्ञान हो गया। सीखा हुआ ज्ञान सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। सीखने में आप अच्छे ज्ञान को सकारात्मक, वो गलत ज्ञान को नकारात्मक हो सकता है। जो सीखने में हम अगर कोई अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लिए तो वो सकारात्मक हो गया, जो गलत चीज़ को ग्रहण कर लिए तो वो नकारात्मक हो गया। तो सकारात्मक ज्ञान जो होता है मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है, नकारात्मक ज्ञान जो है मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो अधिगम जो होता है वो सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है अधिगम में स्थानांतरण संभव है। अधिगम में स्थानांतरण संभव है। स्थानांतरण का मतलब हम ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सीखना जो है एक जगह नहीं रहता है, वो फैलते रहता है। ठीक है, जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं तो बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो सीखना
अध्यापक के बताए गए चीज़ों को बच्चे सीख रहे हैं, तो वो ज्ञान को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो है सीखना जो होती है वो स्थानांतरित होती है। किसी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयोग में लाया जा सकता है। जब हम किसी परिस्थिति में ज्ञान को सीखते हैं तो उस ज्ञान को हम दूसरे जगह भी प्रयोग कर सकते हैं। उस ज्ञान को, ये संभव है। इस प्रक्रिया में अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। इसी को हम लोग अधिगम स्थानांतरण करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिगम स्थानांतरण का मतलब हुआ कि हम लोग किसी ज्ञान को अगर सीखते हैं तो फिर बाद में हम उस ज्ञान को क्या करते हैं, किसी दूसरे जगह प्रकट करते हैं, दूसरे जगह उसका उपयोग करते हैं। इसी को बोलते हैं अधिगम में स्थानांतरण संभव है। चलिए, चौथा नंबर में है अधिगम वंशानुकरण एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। देखिए, सीखना जो होता है वो वंशानुकरण मतलब हेरिडिटी एवं इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है सीखना। यानी अधिगम जो होता है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों पर निर्भर करता है, और इसी के दोनों के गुणनफल को हम लोग विकास करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, व्यक्ति के सीखने में वंशानुकरण एवं पर्यावरण का अधिक महत्व होता है। वंशानुकरण और पर्यावरण का अधिक महत्व है। अब देखिए, वंशानुकरण कैसे, जिनका माता पिता का जो है बुद्धि अच्छा होता है तो उनके बाल बच्चे का बुद्धि अच्छा होता है। ठीक है, वातावरण कैसे हो गया, अब हम पढ़ रहे हैं, बाहर में कोई गाना बजा रहा है तो आप सीखेंगे नहीं। फिर कोई विद्यालय है, वहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, बाहर में जो है वहाँ का वातावरण में गाना बज रहा है, तो इस तरह के जो है वहाँ पे सीखना फिर संभव नहीं होगा। तो वंशानुकरण और पर्यावरण दोनों का जो है आपके सीखने में प्रभाव पड़ सकता है, तो अधिक महत्व रखता है। ये दोनों जो है अधिक महत्व रखता है। व्यक्ति वंशानुगुण गुण के साथ जन्म लेता है तथा पर्यावरण के साथ भी सीखता है, तथा वो पर्यावरण के साथ भी सीखता है। तो पर्यावरण जो होता है सीखने में बहुत अधिक मदद करता है। पर्यावरण सही रहेगा तो आप सीखने में अधिक संभव हो सकेंगे, नहीं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। 5 नंबर में अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम से क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। जब हम सीखते हैं तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं। जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आता है, तो अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन आता है, सीखने से व्यवहार में परिवर्तन आता है। जब बच्चे सीखते हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्योंकि सीखने के व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्योंकि सीखने से व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर में अधिगम सार्वभौमिक एवं निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक और निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है एवं निरंतर चलती रहती है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सबके साथ, सब जगह सार्वभौमिक, और निरंतर चलती रहती है, सब जगह सीख सकते हैं, निरंतर कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिसमें बच्चों में अधिगम होती है, जिससे बच्चों में क्या होती है, अधिगम होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 6 पॉइंट को देखें जो अधिगम की प्रकृति थी। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम परिवर्तन है, अधिगम परिवर्तन है। अधिगम की विशेषताएं में अगर पढ़ा लिखा है तो अधिगम परिवर्तनशील होता है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों को सीखकर अपने व्यवहार में, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। व्यक्ति जो है अपने और दूसरों के अनुभवों को सीखकर, है ना, अपने व्यवहार में, विचारों में, इच्छाओं में, भावनाओं में आदि इन सभी चीज़ों में परिवर्तन करता है, तो अधिगम परिवर्तन होता है। अधिगम विकास है। अधिगम क्या है, विकास है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखते रहता है, जिससे उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, जिससे उनका शारीरिक, फिजिकली और मेंटलिटी क्या होता है, डेवलप होता है। तो अधिगम एक विकास है। तीसरा नंबर में सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। सीखना का ये होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। सीखना में उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होगा, सीखने की क्रिया उतनी ही अधिक तीव्र होगी। सीखने का उद्देश्य यह होता है कि सीखने में उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होगा, जितना अधिक प्रबल होगा सीखने की क्रिया उतनी ही अधिक तीव्र होती है। जितना अधिक आप प्रबल होंगे, जितना अधिक आप एक्टिव होंगे, उतना ही अधिक आप तेज़ी से सीखेंगे। सीखना नया कार्य करना होता है। जहाँ आप जब आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं, है ना, तो एक नया कार्य कर रहे हैं, नया कर ही सीखना होता है, या सीखना ही एक नया कार्य है। सीखना एक प्रकार का नया कार्य करना होता है। सीखना नया कार्य तब है जब वो कार्य फिर किया जाए और दूसरों के कार्यों में प्रकट हो, तो इसी को हम लोग सीखना कहते हैं। सीखना सक्रिय होता है। सीखना क्या है, लर्निंग एक्टिव है, लर्निंग एक्टिव है। सक्रिय सीखना ही वास्तविक सीखना है। जो आप सक्रिय होकर, है ना, जो आप मन से सीखते हैं, जो आप एक्टिव होकर सीखते हैं, तो वही वास्तविक सीखना होता है। बालक तभी कुछ सीखता है जब वह स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। जब वह स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है तो उसी को हम लोग सक्रिय होकर सीखना कहते हैं। 6 नंबर में सीखना खोज है। सीखना एक क्या है, खोज है। सीखना एक खोज है। वास्तविक सीखना किसी
की बात की खोज करना होता है। जब आप वास्तविक सीखते हैं तो इसका मतलब आप किसी चीज़ों को सीखते हैं, खोजते हैं, तो इसी को हम लोग वास्तविक सीखना कहते हैं। ठीक है, वास्तविक सीखना का मतलब आप एक परफेक्ट ज्ञान को खोजे हैं। इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयास करके स्वयं एक परिणाम पर पहुंचते हैं। इसमें व्यक्ति जो है कई सारे प्रयास करते हैं और स्वयं के जो है एक परिणाम पे पहुंचते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि सीखना एक खोजपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना वातावरण की एक उपज है। सीखना क्या है? वातावरण की एक उपज है। यानी सीखना जो है हम वातावरण से ही सीखते हैं। वातावरण का ही एक उपज है, जो पहले से वातावरण में उपस्थित है, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। बालक जिस वातावरण में रहता है वैसे ही बातों को सीखता है। यानी बालक जिस वातावरण में रहता है वैसे ही चीज़ों को सीखता है। यानी कि सीखना जो है वातावरण में समाहित है, हम उससे ग्रहण कर रहे हैं, वातावरण से चीज़ों को ले रहे हैं। इस विद्यालय इतना उपयुक्त प्रभावशाली वातावरण बनाता है कि बालक अधिक से अधिक अच्छी बातों को सीख सकता है। यानी विद्यालय जो है एक प्रभावशाली वातावरण बनाता है जिसमें बालक अधिक से अधिक उसकी बातों को सीख सकता है। तो सीखना वातावरण की एक उपज है। सीखना अनुकूल है। सीखना क्या है? एक अनुकूल है। सीखना एडेप्टिव है। सीखना वातावरण के अनुकूल करने के लिए आवश्यक होती है। सीख कर ही व्यक्ति नई ज्ञान, नई परिस्थिति से अपना अनुकूल बना सकते हैं। सीखना एक अनुकूल है जिससे वो अपने वातावरण के अनुकूल आवश्यक होता है। सीख कर ही व्यक्ति एक नई ज्ञान को, नई परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाता है। तो यहाँ तक हम लोग देखें सीखने का जो है विशेषता लगभग 8 पॉइंट को देखें। आप लोग 8 पॉइंट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सीखने के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ लर्निंग या टाइप्स ऑफ लर्निंग भी इसी को बोलते हैं। तो उरुस्वेल ने सीखने के 4 प्रमुख प्रकार बताए थे। पहला है अभिकरण सीखना। इस तरह के सीखना में सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दी जाती है। यानी इस तरह के जो सीखना होती है, जो सीखने वाली जो सामग्री होती है ना, जो सीखने वाला जो कंटेंट होता है वो तो या तो लिखकर या तो बोल कर देते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे तो लिख के भी पढ़ा रहे और बोल के भी पढ़ा रहे। तो इस तरह का जो है सीखना लिख कर भी हो सकता है या फिर बोल कर भी हो सकता है। शिक्षार्थी उन सामग्रियों को आत्मसात कर लेता है। सीखने की प्रक्रिया रटकर या समझकर भी हो सकती है। इसी को हम लोग अभिकरण सीखना कहते हैं, जहाँ विद्यार्थी लिखकर या बोलकर या फिर उन सामग्रियों को वो आत्मसात कर लेता है या उनको रटकर या समझकर सीखता है। उसी को हम लोग अभिकरण सीखना कहते हैं, रिसेप्शन लर्निंग कहते हैं। अगला है अन्वेषण सीखना, डिस्कवरी लर्निंग, है ना। इस इंग्लिश वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब होता है अन्वेषण, यानी खोज करके सीखना। अन्वेषण सीखना वैसे सीखना कहते हैं जिसमें शिक्षार्थी कोई नया नियम या विचार की खोज कर उसे सीखते हैं। यानी कि जिसे हम खोज करके सीखते हैं उसे हम लोग कौन सा सीखना कहते हैं? डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। ये सीखना में अर्थपूर्ण प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। ये सीखना जो होती है एक क्या होती है? अर्थपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा वो अन्वेषण के माध्यम से सीखते हैं और वो जो है आपका अन्वेषण सीखना कहलाता है, डिस्कवरी लर्निंग कहलाता है। तीसरा में है रटकर सीखना, रोट लर्निंग। रटकर सीखना क्या है? वैसे सीखना है जिसमें शिक्षार्थी अपने मनमाने ढंग से उसके आशय को बिना समझे वो सीखता है। यानी कि रटकर सीखना, जिसको हम रोट लर्निंग कहते हैं, वैसे सीखना जिसमें विद्यार्थी अपने मनमाने ढंग से, है ना, आशय को बिना समझे, उस कंटेंट को समझता ही नहीं है, वो अपने मनमाने ढंग से सीख रहा है। इसी तरह के सीखना को हम लोग रटकर सीखना कहते हैं। इस तरह के सीखना को हम लोग कैसा करते हैं? रोट लर्निंग करते हैं, रटकर सीखना कहते हैं। ठीक है, तो 3 यहाँ पे सीखना हो गया। चौथा है अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। अर्थपूर्ण सीखना है कि इस तरह के सीखना एक विशेष महत्व है। इसमें शिक्षकों ने इस तरह के सीखना पर विशेष बल दिया है। अर्थपूर्ण सीखना वैसे सीखना को कहते हैं जिसमें सीखने वाले किसी तत्व को एक नए नियम के अनुसार सीखते हैं। देखिए, अर्थपूर्ण सीखना एक वैसे सीखना को कहते हैं जिसमें एक विशेष बल देकर सीखता है। अर्थपूर्ण सीखना कहलाता है। इसमें क्या होते हैं कि उसके बातों को समझता है, अर्थ को समझता है, कंटेंट क्या कहता है, तो उसको सीखना को हम लोग अर्थपूर्ण सीखना कहते हैं, मीनिंगफुल सीखना कहते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सीखना कहलाता है। तो यहाँ तक हम लोग सीखने के प्रकार को देखें। ठीक है, चलिए अब है ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसको हम लोग व्यक्तित्व विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तित्व विभिन्नता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप लोग एग्जाम में पूछता है। इसमें क्या क्या पूछ सकता है? इसके व्यक्तित्व भिन्नता के अर्थ भी पूछ सकता है, व्यक्तित्व भिन्नता की परिभाषा, व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार, व्यक्तित्व भिन्नता के कारण, इसके उत्पन्न होने का क्या कारण है, और व्यक्तित्व भिन्नता के शैक्षिक नेतार्थ। ये शैक्षिक नेतार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछता है। यानी कारण और शैक्षिक नेतार्थ, यानी व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में क्या योगदान है। शैक्षिक नेतार्थ का मतलब है शिक्षा में क्या योगदान रहा, और लास्ट में निष्कर्ष को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके पॉइंट को समझते हैं कि व्यक्तित्व भिन्नता क्या होता है। व्यक्तित्व भिन्नता का संप्रत्यय, ठीक है, व्यक्तित्व भिन्नता का संप्रत्यय
व्यक्तित्व भिन्नता का संप्रदाय सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में सर फ्रांसिस गाल्टन ने विचार प्रस्तुत किया था। देखिए व्यक्तित्व भिन्नता, ठीक है, इसका संप्रदाय जो है सबसे पहले 1869 में सर फ्रांसिस गाल्टन ने इसके विचार को प्रस्तुत किया था। सबसे पहले याद रखिएगा, व्यक्तित्व भिन्नता का संप्रदाय सबसे पहले किसने दिया था? तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 ईस्वी में दिया था। ठीक है, व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ एक जैसा नहीं होना। व्यक्तित्व भिन्नता का मतलब होता है एक जैसा नहीं होना, एक जैसा नहीं दिखना। अर्थात प्रकृति में व्यक्ति या बच्चा एक समान नहीं होते हैं। बच्चे में भिन्नताएं उनके शारीरिक बनावट, उनके स्वभाव, बुद्धि, उनके रंग, रूप आदि में अंतर देखते हैं। यानी कि प्रकृति में कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक एक जैसा नहीं है, या तो उसके शरीर में है ना, रंग में, बुद्धि में, ठीक है, इन सभी चीज़ों में अंतर देखने को मिलता है। इसी अंतर को हम लोग व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। इसी को हम लोग व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। इसी को हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता चाहे आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रेन हो या फ्रेटर्नल ट्विन चिल्ड्रेन हो। आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रेन का मतलब दोनों या तो लड़का या तो दोनों लड़की जुड़वा होना चाहिए। फ्रेटर्नल ट्विन चिल्ड्रेन का मतलब होता है एक लड़का एक लड़की जुड़वा, एक लड़की या एक लड़का जुड़वा। तो उसमें भी कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। सभी में कुछ ना कुछ प्रकार की भिन्नताएं जरूर देखने को मिलती है, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रेन हो या फ्रेटर्नल ट्विन चिल्ड्रेन हो, दोनों में कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलती है भिन्नता उसमें। जुड़वा बच्चे आइडेंटिकल चाइल्ड शारीरिक बनावट से तो एक समान दिख सकते हैं, किंतु उसके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक मानसिक क्षमता आदि में अंतर देखने को मिलता है। अगर जुड़वा बच्चे की बात करें तो उसका शारीरिक हो रूप में समान तो दिख सकता है, शरीर रूप से, चेहरा के रूप से वो समान दिख सकता है, लेकिन स्वभाव और बुद्धि उन दोनों में अलग रहेगा, और शारीरिक मानसिक क्षमता के में भी उनमें अंतर रहता है। तो इस तरह से व्यक्तित्व भिन्नता को हम लोग दो रूप में देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस को दो रूप में देखते हैं। एक होता है अंतः व्यक्तित्व भिन्नता और एक होता है अंतर व्यक्तित्व भिन्नता। याद रखिएगा दोनों वर्ड को। ये हो गया अंतः व्यक्तित्व भिन्नता और ये हो गया अंतर व्यक्तित्व भिन्नता। एक व्यक्ति के पास जितने भी गुण हैं वो गुण एक दूसरे से समान नहीं होते। इसमें एक व्यक्ति का बात किया है। एक व्यक्ति के पास जितने भी गुण हैं, शारीरिक गुण हो या मानसिक गुण हो या अभिप्रेरणा हो, रुचि हो, बुद्धि हो, वो सभी गुण जो है वो सभी गुण एक दूसरे से समान नहीं है। जैसे मानसिक गुण का रुचि से नहीं मैच करता है, तो ये सब गुण एक दूसरे के समान नहीं रहेगा। दूसरा है अंतर व्यक्तित्व भिन्नता। दो व्यक्ति के पास एक जैसा गुण नहीं होता है, उसके गुणों में भिन्नता होती है। दो व्यक्ति के पास, एक ये व्यक्ति हो गया और एक ये व्यक्ति हो गया, तो इस दोनों के व्यक्ति के पास जो है समान गुण नहीं है दोनों के पास, चाहे वो बुद्धि हो, रुचि हो, शारीरिक हो गया, रुचि हो गया, मानसिक हो गया, लंबा हो गया या फिर गोरा हो गया, दोनों व्यक्ति में एक समान रूप से नहीं देख सकते, तो उसको हम लोग अंतर व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। तो दो रूप से हम लोग भिन्नता को, व्यक्तित्व भिन्नता को देख सकते हैं। एक हो गया अंतर व्यक्तित्व भिन्नता और एक हो गया अंतर व्यक्तित्व भिन्नता। चलिए, व्यक्तित्व भिन्नता की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस रेवर के अनुसार एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना के लिए जिसमें उन विशेषताओं या शील गुण पर बल डाला जाता है जिसके अनुसार व्यक्ति के जीवन भिन्न होते हुए भी दिखाई जा सकते हैं। यानी कि ऐसी एक मनोवैज्ञानिक घटना जिसके द्वारा विशेषताओं या शील गुणों पर बल दिया जाता है, उसके अनुसार व्यक्ति जीवन में भिन्न होते हैं, उसे विचार दिखाए जाते हैं। ठीक है, इसको रेवर के अनुसार, स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं से तात्पर्य व्यक्तित्व के उन पहलुओं से होता है जिनका मापन वो मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तित्व भिन्नता का संबंध उससे होता है जिसमें मापन एवं वो मूल्यांकन किया जाता है, उसको हम लोग स्किनर के अनुसार कहते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार। व्यक्तित्व भिन्नता के कई प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार, पहला है शारीरिक विकास में। शारीरिक विकास में अगर देखा जाए तो शारीरिक भिन्नता से तात्पर्य कोई व्यक्ति अधिक गोरा, कोई अधिक सांवला होता है। एक ही उम्र के बालकों के शारीरिक विकास एवं परिपक्वता में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। शारीरिक विकास का मतलब हुआ, शारीरिक भिन्नता से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अधिक गोरा होता है, कोई अधिक सांवला होता है। एक ही उम्र के बालकों के शारीरिक विकास एवं परिपक्वता में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। तो ये शारीरिक विकास में अंतर हुआ, पहला प्रकार। दूसरा हुआ मानसिक विकास में। विभिन्न उम्र के व्यक्तियों को मानसिक विकास भिन्न भिन्न होता है। साथ ही साथ एक ही उम्र के बालक की मानसिक क्षमता अलग अलग होती है। यानी कि विभिन्न उम्र के व्यक्तियों का मानसिक विकास भिन्न भिन्न होता है। साथ ही एक ही उम्र के बालक का मानसिक क्षमता भी अलग अलग होता है। उसके बौद्धिक स्तर में भिन्नता होती है। समान उम्र के बालक में बौद्धिक क्षमता भिन्नता होती है। समान उम्र के बालक में बौद्धिक क्षमता भिन्नता पाई जाती है। तो ये मानसिक विकास जो है व्यक्तिगत भिन्नता के दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा है सामवेगिक भिन्नता में। बालकों में सामवेगिक भिन्नता पाई जाती है। सामवेगिक का मतलब होता है इमोशनल
डिफरेंस। कुछ बालकों में क्रोध, भय, डाह जैसे संवेग अधिक होते हैं, कुछ बालकों में कम होते हैं। समान उम्र के बालक है, लेकिन किसी बालक में जो है क्रोध है ना, भय, डर, ये सभी संवेग जो है अधिक होता है, लेकिन कुछ बालक में कम होता है। कुछ बालकों में सहानुभूति या परोपकारी अधिक होती है तो किसी में कम होती है। तो ये समान उम्र के बालकों में भी इस तरह से भिन्नता देख सकते हैं सामूहिक रूप से। सामाजिक विकास में भी देखा जाए तो सामाजिक विकास से भी बालकों में स्पष्टता भिन्नता पाई जाती है। कुछ बालक साहसी और बहादुर होते हैं, कुछ बालक जो है साहसी होते हैं, है ना, और बहादुर भी होते हैं। कुछ बालक कक्षा का नेतृत्व अपने दमन में समेटने पसंद करते हैं, तो जहाँ समाज में भिन्नता पाई जाती है। और उसी उम्र के बालक भी ऐसे होते हैं जिसमें बहादुर और स्पष्टता का गुण नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें सामाजिक विकास में भी उनके व्यक्तित्व भिन्नता को देखें। 5 नंबर में भाषा विकास में भिन्नता। व्यक्तित्व विभिन्न भाषा के विकास में भी पाई जाती है, ठीक है। समान उम्र के बालकों में सामान्य रूप से भाषा विकसित नहीं होता है। कुछ बालकों में लिखने, बोलने तथा समझने की क्षमता अधिक विकसित होती है तो कुछ में कम होती है। कुछ बालकों में समझने की क्षमता अधिक होती है तो कुछ बालकों में समझने की क्षमता कम होती है। तो कुछ ना कुछ कम, दोनों में अंतर देखने को जरूर मिलता है। नेक्स्ट है यौन भिन्नताएँ। समान उम्र के लड़कियाँ तथा लड़कों का शारीरिक विकास में विभिन्नता देखने को मिलता है। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से देखने को मिलता है। लड़कियों में यौन गुण लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से होता है, जबकि समान उम्र में अगर देखा जाए तो लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों से तेज़ी से होता है और लड़कियों का यौन गुण लड़कों की अपेक्षा तेज़ी होता है। तो ये यौन भिन्नताएँ भी देखने को मिला जो समान उम्र के बच्चों के साथ। तो इस तरह से जो है व्यक्तित्व भिन्नता के कई प्रकार को देखे, 6 प्रकार देखे। अब व्यक्तित्व भिन्नता के कारण, इसके क्या कारण है, जो कि ये पूछता है एग्जाम में, काउजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इसके क्या कारण बन सकते हैं। तो पहला कारण है अनुवांशिकता, हेरिडिटी। हेरिडिटी के कारण जो है 2 बच्चों में इस तरह के जो है अंतर देखने को मिलता है, हेरिडिटी। तो व्यक्तित्व भिन्नता का मूल कारण अनुवांशिकता है। इनका मूल कारण क्या है, अनुवांशिकता, हेरिडिटी है। यदि जिनके माता पिता अधिक बुद्धिमान एवं शील गुण वाले होते हैं, उनके बच्चे का बौद्धिक क्षमता अच्छा होता है। उन बच्चे का जो है बौद्धिक क्षमता जो होता है वो बहुत अच्छा होता है जिनके माता पिता अधिक बुद्धिमान और शील गुण वाले होते हैं। लेकिन चोर और उचक्के माता पिता के बच्चे के गुण वैसे ही हो जाते हैं। जिनके माता पिता चोर और उचक्के माता पिता हैं तो उनके बच्चे भी वैसे गुण के हो जाते हैं। तो ये जो है अनुवांशिकता पर प्रभाव पड़ता है। अनुवांशिकता जो है एक कारण बन सकता है जो व्यक्तित्व भिन्नता पैदा कर सकती है। दूसरा है वातावरण, इन्वायरमेंट। वातावरण, इन्वायरमेंट क्या होता है कि एक ही माँ बाप के बच्चों के सभी गुण समान नहीं होते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता में वातावरण का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। ठंडे प्रदेशों में बालकों में अधिक फुर्तीले एवं गोरे होते हैं, जहाँ अधिक गर्म तथा वातावरण होता है तो वहाँ के लोग रंग श्याम और आलसीपन देखा जाता है, अधिक होता है। यदि ऐसा देखा जाता है कि जिस प्रदेश का वातावरण ठंडे प्रदेश का वातावरण होता है तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं फुर्तीले और गोरे होते हैं, ठीक है। और जहाँ गर्म वाले वातावरण होते हैं तो वहाँ के लोग श्याम कलर का होता है या आलसीपन अधिक देखा जाता है। तो ये वातावरण जो है बच्चों के जो है व्यक्तित्व भिन्नता में ये कारण बनता है। तीसरा नंबर में है बुद्धि, इंटेलिजेंस। अगर हम बात करें व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण बुद्धि होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसका शारीरिक कद, भाषा विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास भी अधिक होता है। बालक की आयु में वृद्धि होने से उनकी बौद्धिक में भी भिन्नता होती है। व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण है बुद्धि। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है शारीरिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, इन सभी चीज़ों का विकास होता है जो आयु की वृद्धि होने के कारण बुद्धि में भिन्नता देखने को मिलती है। आयु के बढ़ने के साथ साथ उनकी बुद्धि में भी भिन्नता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बुद्धि भी जो एक कारण बनता है। नेक्स्ट चौथा नंबर में परिपक्वन, मैच्योरेशन। परिपक्वन क्या है, जो कुछ बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक परिपक्वन तथा कुछ बालकों में जितना परिपक्वन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। कुछ बालक अपने ही उम्र के बालकों से शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक कमजोर होते हैं। कुछ बालक जो होते हैं वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक परिपक्व होते हैं। कुछ बालकों में जितना परिपक्व होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। कुछ बालक अपने ही उम्र के बालकों से शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक कमजोर हो जाते हैं। तो ये एक परिपक्वन जो होता है व्यक्तित्व भिन्नता में कारण डालता है। ये बच्चों में भिन्नता लाती है जो उनको शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, 2 बच्चों में यानी बच्चों में जो है ये भिन्नता पैदा करती है। कौन, परिपक्वन। नेक्स्ट है लिंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेक्स कहते हैं। तो व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख स्रोत लिंग होता है।
लड़के शारीरिक रूप से अधिक सबल और मजबूत होते हैं, जबकि लड़कियां शारीरिक रूप से दुर्बल और मुलायम होती है। लड़के अधिक क्रोधी और आक्रामक स्वभाव की, जबकि लड़कियां जो है सहनशीलता अधिक होती है और क्रोध काफ़ी कम होती है। अगर हम लोग देखा जाए कि समान उम्र में लड़का और लड़कियों में, तो लड़कों का शरीर जो होता है वो सबल और मजबूत होता है, लड़कियों का शरीर दुर्बल और मुलायम होती है। लड़के अधिक क्रोध और आक्रामक हो जाते हैं, जबकि लड़कियां सहनशीलता अधिक होती है, क्रोध काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे उनके व्यक्तित्व भिन्नता में ये जो है लिंग प्रभाव डालता है। लड़का और लड़की का जो व्यवहार है ये जो है आपके व्यक्तित्व भिन्नता का कारण बनता है। चलिए, अब है व्यक्तित्व भिन्नता का शिक्षा में महत्व। एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म डिफरेंस। यही है आपका व्यक्तित्व भिन्नता का शिक्षा में क्या महत्व है, यानी शैक्षिक महत्व क्या है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में ये पूछता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही कक्षा में छात्रों के बीच भिन्नता देखी जाती है। कक्षा में कुछ बालक अधिक बुद्धिमान तथा कुछ कम बुद्धिमान होते हैं। कक्षा में अध्यापक शिक्षण एक ही अध्यापन विधि से करते हैं, जिसमें कुछ विद्यार्थियों को फायदा होता है, कुछ को लाभ नहीं होता है। देखिए, कक्षा में हर एक तरह के बालक होते हैं, जो कभी तेज बुद्धि वाले भी होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन अध्यापक तो है उसको क्या होता है कि अध्यापन जब शिक्षण करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो एक ही अध्यापन विधि से पढ़ाते हैं। तो इससे क्या होगा कि तेज बुद्धि वाले बच्चे को ज़्यादा फायदा नहीं होता और कुछ बच्चे को फ़ायदा होता है, कुछ बच्चे को फ़ायदा नहीं होता है। तो कुछ बच्चों को लाभ होता है, कुछ बच्चों को लाभ नहीं होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है शिक्षा में इसका कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, इंडिविजुअलिज्म डिफरेंस का शिक्षा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस पे जो हम लोग बात करेंगे। एक नंबर में पाठ्यक्रम, कैरिकुलम। देखिए, शिक्षकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न समूह के छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम नहीं बनाकर उस समूह में की बुद्धि, अभिरुचि एवं अभिक्षमता बच्चों के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। देखिए, पाठ्यक्रम जो है यहाँ पे ऐसा तैयार करना है कि विभिन्न समूह के छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम नहीं बनाना है, यानी कि अलग अलग समूह के बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाना है, ठीक है, जो कि समूह की बुद्धि, अभिरुचि और अभिक्षमता के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करना है। पाठ्यक्रम कठोर ना होकर लचीला यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि कमज़ोर छात्र भी बच्चे सीख सके। तो पाठ्यक्रम एक ऐसा होना चाहिए जो बच्चे उसमें रुचि ले सके, उनकी अभिक्षमता हो, कठोर ना होकर यह पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये पहला हो गया पाठ्यक्रम, कैरिकुलम। दूसरा है शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता का मतलब हुआ, इसमें देखिए, कक्षा में सभी छात्र शारीरिक रूप से एक समान नहीं होते हैं। कुछ छात्र छोटे कद के होते हैं तो कुछ छात्र लंबे कद के होते हैं। कुछ छात्रों को कम दिखाई देता है तो कुछ को कम सुनाई देता है। छोटे कद एवं कम दिखाई एवं सुनाई देने वाले छात्रों को कक्षा में अगले बेंच में बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, या छोटे कद वाले बच्चे होते हैं, तो उसको कक्षा के आगे वाले बेंच में बैठाएं, ताकि उसको अध्यापक अच्छे से दिखे, प्रॉपर रूप से श्यामपट्ट दिखे, ब्लैक बोर्ड दिखे, ताकि उसकी शिक्षण प्रक्रिया कंप्लीट हो सके। अन्यथा वह कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा से अधिक लाभान्वित नहीं पाएंगे। यदि उनको पीछे बैठाएंगे तो वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, उतना अच्छे से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों का भी अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। तीसरा है अध्यापन विधियाँ। अध्यापन विधियों का मतलब हुआ कि शिक्षकों को चाहिए कि अध्यापन विधियों का चयन छात्र की श्रेणी के अनुसार करनी चाहिए। यानी कि तीव्र बुद्धि के छात्रों को पढ़ाने के लिए कम बुद्धि के छात्रों को पढ़ाने की विधि से भिन्न होनी चाहिए। यानी आप जब अधिक प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसकी आपकी जो पढ़ाने की विधि, और जो कम बुद्धि वाले छात्रों को जब पढ़ा रहे हैं तो उसके पढ़ाने की विधि में भिन्नता होना चाहिए, क्योंकि कम बुद्धि वाले छात्रों को कई तरह से हम लोग उसको उदाहरणों के माध्यम से बार बार प्रैक्टिस करके उसको सिखाएंगे। 4 नंबर में वर्गीकरण। वर्गीकरण है कि उचित शिक्षा के लिए आवश्यक है कि छात्रों को अलग अलग वर्गीकरण किया जाए, है ना। प्राचीन काल में उम्र के अनुसार छात्रों को विभिन्न कक्षा में बांटा गया, लेकिन आजकल ये प्रथा समाप्त हो गई। छात्रों को बुद्धि के अनुसार बच्चों को कक्षा में वर्गीकृत किया जाता है और उसी के अनुकूल कक्षा में पढ़ाया जाता है। इस तरह वर्गीकरण करके पढ़ाया जाता है तो अनुकूल शिक्षा दी जाती है। तो वर्गीकरण करके अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो अनुकूल शिक्षा दी जाती है। और लास्ट में इसका निष्कर्ष देखिएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। थॉर्नडाइट का अब हम लोग यूनिट 2 में प्रवेश करेंगे। यूनिट 1 खत्म हुआ, यूनिट 2 में प्रवेश किए हैं। यूनिट 2 में कहता है थॉर्नडाइट का प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइट ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइट का पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइट, एडवर्ड एल थॉर्नडाइट है, जो कि एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइट जो है एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइट था। थॉर्नडाइट
एक जाने माने व्यवहारवादी थे। थॉर्नडाइट जो थे एक जाने माने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस एवं द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दिया था। स्टिमुलस को हिंदी में उद्दीपक, रिस्पॉन्स को अनुक्रिया, यानी थॉर्नडाइट ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 ईस्वी में किया। थॉर्नडाइट को पशु मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं। थॉर्नडाइट को पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजिस्ट के जनक भी कहते हैं इसको। इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के क्रम पर जब व्यक्ति के सामने में यदि कोई उद्दीपक स्टिमुलस यानी समस्या दिया जाता है तो वो व्यक्ति उनके प्रति कई अनुक्रिया करने लगती है। जब व्यक्ति के प्रति कई सारे स्टिमुलस देते हैं तो वो व्यक्ति जो उसके प्रति कई सारी अनुक्रिया करने लगती है, देखकर जो उसको उसके प्रति कई सारी रिस्पॉन्स देने लगती हैं, जिसमें व्यक्ति कई सारे गलत क्रियाओं के बीच एक बार व्यक्ति सही अनुक्रिया कर बैठता है। जब उसके सामने में एक स्टिमुलस आता है, उसके सामने में अगर कोई समस्या आता है तो वो कई सारी अनुक्रिया करने लगते हैं, रिस्पॉन्स देने लगते हैं। तो उन जब व्यक्ति कई सारे गलत क्रियाएं, गलत रिस्पॉन्स दे देते हैं तो उसमें से एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो उसके सही अनुक्रिया पर बैठ जाता है। यह सही अनुक्रिया व्यक्ति अपने परिस्थिति से जोड़ देता है। जहाँ ये जो सही अनुक्रिया प्रति होता है वो व्यक्ति उस क्रिया को, अनुक्रिया को अपने जो है परिस्थिति में जोड़ लेता है। और यह अनुक्रिया व्यक्ति के सोच विचार से नहीं होती बल्कि अचानक व्यक्ति अभ्यास प्रयास के द्वारा सीखती है। और ये जो प्रक्रिया था ये अचानक उसमें उत्पन्न हुआ था, ठीक है। ये एक सोच विचार से नहीं हुआ था, ये अभ्यास से हुआ था। इसीलिए इसको हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। यदि जब कभी भी उस व्यक्ति के सामने में ऐसी उद्दीपक दिया जाता है तो वो एक ही बार में सही अनुक्रिया लगाकर काम कर लेता है। जब भी उस तरह का अगर किसी व्यक्ति के सामने में उस तरह का समस्या आ जाएगा तो अब उसे बार बार जो है अनुक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। अब वो एक ही बार में उसी अनुक्रिया को लगाकर उस काम को कर देता है। तो यही था ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसको हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड जो दिया था वो दिया था थॉर्नडाइट ने दिया था, जो एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशु जो है मनोविज्ञान पर जो है इन्होंने अध्ययन किया था। इन्होंने यह कहा कि जब हम किसी व्यक्ति के सामने में अगर कोई स्टिमुलस देते हैं, कोई उद्दीपक देते हैं तो वो व्यक्ति उस स्टिमुलस के प्रति कई सारी अनुक्रिया करने लगती है और कई सारी गलत अनुक्रिया करती है, जबकि उसमें से एक ऐसी अनुक्रिया अचानक कर देती है जो उस स्टिमुलस में सही बैठ जाता है, उसका समाधान हो जाता है। इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में कभी इस तरह की समस्या आती है तो वो उसी अनुक्रिया का प्रयोग करता है और वो बार बार इसमें जो है कई सारी अनुक्रिया नहीं देता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे कई नामों से सिद्धांत को जाना जाता है। इस सिद्धांत के कई नाम हैं, याद रखिएगा। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रयास किया जा रहा है और गलती भी हो रहा है, इसलिए इसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, ठीक है। संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, कनेक्शन थ्योरी भी कहते हैं, संयोजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पूछे यही लिखना है, संबंधवाद का सिद्धांत पूछे यही लिखना है, और संयोजनवादी का सिद्धांत क्योंकि ये संयोग से सीखता है इसलिए इसका नाम पड़ गया संयोजीवादी सिद्धांत। थॉर्नडाइट का बिल्ली पर पहली बॉक्स में प्रयोग। देखिए थॉर्नडाइट जो थे वो पशु के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले जो है इन्होंने जो प्रयोग किया था अपने सीखना पर, तो सीखने पर जो इसने प्रयोग किया था तो वो बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो बिल्ली पर इन्होंने पहली बॉक्स, देखिए इस बॉक्स का नाम है पहली, थॉर्नडाइट का प्रयोग, इस बॉक्स का नाम है पहली, ठीक है। ये इस बॉक्स को समझिए, इस बॉक्स का नाम है पहली, और ये बिल्ली है और ये लीवर है और ये डोर दरवाज़ा है। देखिए इसमें होता है क्या कि ये बिल्ली जो होता है वो भूखा बिल्ली होता है, इसके बाहर जो है वो भोजन को दिखाया जाता है। तो इसके अंदर में बिल्ली जो है कई सारी अनुक्रिया करने लगती है, बाहर निकलने के लिए छटपट करने लगता है। तो अचानक जो है उसका पैर जो है इस लीवर पर दब जाता है, जिस कारण से डोर खुल जाता है और बिल्ली जो है बाहर निकल कर उस भोजन को खा लेता है। तो ये हो गया इस तरह के जो सीखना को हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं। इसमें क्या हुआ, देखिए बिल्ली के सामने में भोजन जो हो गया आपका एक स्टिमुलस हो गया, उसको देखा, उसको देखने के बाद बिल्ली कई सारी अनुक्रिया करने लगा बक्से के अंदर में, उसको खाने के लिए बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, दीवार में हाथ पैर मारने लगा, ठीक है, पंजा मारने लगा, जिस कारण से वो ताकि वो निकल सके। तो इसके लिए उन्होंने अचानक उसका पैर जो इस लीवर पर दब जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। तो वो ये देखता है कि अगर इस लीवर पे हम पैर रखेंगे तो दरवाज़ा खुल के उन्होंने भोजन को खा लिया। अब कभी फिर जो है अगले दिन थॉर्नडाइट महोदय ने भोजन को दिखाया, तो अब जो है वो प्रयास नहीं कर रहा है, वो
डायरेक्ट जो है इस लीवर पे पैर दबा के जो है दरवाज़ा खोल के उस भोजन को ग्रहण कर लेता है। तो यही था। अब उसको कई सारे अनुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो उसी अनुक्रिया का प्रयोग करता है जो पहले बैठ चुका था। तो यही था। इस तरह से आप लोग एग्जाम में बना लीजिएगा। ये मछली था, यानी बिल्ली जो है एक भूखी बिल्ली है और मछली बाहर में दिखाया गया। बिल्ली छटपट कर रहा है और अचानक उसका पैर जो है इस लीवर पे दबा और लीवर पे दबते ही दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाज़ा खुलते ही बिल्ली जो है इस मछली को खा लेता है। अगले दिन जब थॉर्नडाइक ने मछली को दिखाया तो अब जो है वो कई सारा अनुक्रिया नहीं करता है, डायरेक्ट वो लीवर पर पैर दबाता है और वो जो है दरवाज़ा खुलकर मछली खा लेता है। इससे ये सीख मिलता है कि पहली बार में जो अनुक्रिया करके जो सीखते हैं उस सीखना का हम लोग कई बार उसका जो भविष्य में फिर उसका हम प्रयोग करते हैं। इस तरह के सीखना को हम लोग व्यवहारवादी सीखना भी कहते हैं। देखिए प्रयोग, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी की व्याख्या करने के लिए अनेक पशुओं जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, मुर्गी आदि पर प्रयोग किया, किंतु बिल्ली का प्रयोग सफल रहा थॉर्नडाइक का, क्योंकि इसलिए पशु मनोवैज्ञानिक इसको भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कई सारे पशु पर अपना प्रयोग किया, जैसे कुत्ता पे किया, बिल्ली पे किया, बंदर, मुर्गी सब पे किया, लेकिन उसका सबसे सफल प्रयोग जो रहा वो बिल्ली पर रहा। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक बंद पिंजरे में रख दिया। इस प्रकार लीवर दबाने पर पिंजरा का दरवाज़ा खुल जाता था। यानी कि थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक बंद पिंजरे में रख दिया। उसमें इस तरह का था कि एक लीवर था, उसको यदि दबाएगा तो वो दरवाज़ा खुल जाएगा। पिंजरे से बाहर मछली रखी गई। मछली एक उद्दीपक है, मछली एक क्या है, स्टिमुलस है जो बाहर में रखी गई है, और बिल्ली भूखी है। भूखी बिल्ली पिंजरे के अंदर मछली को देखकर उसे पाने के लिए कई प्रयास किया। यानी कि भूखी बिल्ली जो है पिंजरे के अंदर में है और मछली को देखकर कई सारे प्रयास करने लगा, जिससे वो बाहर आकर मछली खा सके, जिससे वो ये सोच रहा था कि हम बाहर निकलकर मछली को खा सके। बिल्ली के बार बार प्रयास जैसे उछल कूद, पंजे चलाना, इधर उधर घूमना आदि करने लगे, लेकिन उनमें असफलता मिल रही। लेकिन बिल्ली जो है उसके अंदर में पिंजरा के अंदर में कई सारा प्रयास कर रहा है, जैसे उछल कूद कर रहा है, पंजे चला रहा है, इधर उधर घूमना है, ये सभी प्रयास जो है सभी असफल हो रहा था। लेकिन अचानक उछल कूद में बिल्ली का पंजा लीवर पर पड़ने से अचानक दरवाज़ा खुल गया। लेकिन अचानक जो है उछल कूद के दौरान जो है बिल्ली का पंजा जो है उसके पंजा जो है लीवर पर अचानक पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है और बाहर रखी मछली को खाकर बिल्ली अपनी भूख मिटाता है। इस प्रकार बिल्ली को उद्दीपक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बिल्ली को जो उद्दीपक, यानी उद्दीपक क्या हो गया, मछली, ठीक है, तो उसको जो है वो प्राप्त हो जाता है। अतः थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को कई बार दोहराया, उसने जिससे यह देखा कि प्रत्येक बार में कम समय में उद्दीपक प्राप्त कर लेता है। अब अगले बार जो है थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को कई बार दोहराया, तो उन्होंने ये देखा कि अब समय कम लग रहा है बिल्ली को, वो अब वो जो है इधर उधर या पंजा या फिर उछल कूद नहीं कर रहा है, अब डायरेक्ट वो लीवर पे जो है अपना पैर दबा रहा है और दरवाज़ा खुलकर वो भोजन कर लेता है। एक बार ऐसा देखा गया कि बिल्ली को पिंजरे में रखते ही बिना त्रुटि के सीधे लीवर दबाकर उद्दीपक यानी मछली प्राप्त किया। एक बार ऐसा हुआ कि अब उन्हें प्रयास करने का जरूरी नहीं रहा, अब वो डायरेक्ट जो है लीवर दबाकर मछली को प्राप्त कर लिया। अतः हम कह सकते हैं कि प्रयास तथा त्रुटि से उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्टिमुलस तथा रिस्पॉन्स के बीच एक संबंध स्थापित हो गया। बिल्ली का लक्ष्य था मछली, यानी कि ये जो है इसका बिल्ली का लक्ष्य क्या था, मछली प्राप्त करना है, ये उसका रिस्पॉन्स भी मिलता। थॉर्नडाइक के प्रयोग के आधार पर शिक्षा में सीखने के नियम में सहायक होने लगी। यानी थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था उसका शिक्षा में सीखने में मदद मिलने लगा, जिससे यदि विद्यार्थी बार बार प्रयास करते हैं तो वो एक समय के बाद सीख लेता है। उन्होंने यह कहा कि यदि विद्यार्थी बार बार सीखता है तो वो एक समय में सीख लेता है, तो वो उस प्रयोग को वो शिक्षा में प्रयोग किया। इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, जो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया का शैक्षिक निहितार्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछता है एग्जाम में। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत का प्रयोग करके थॉर्नडाइक अध्यापक विद्यालय में बच्चों को सीखने में मदद कर सकता है, जो निम्न है। यानी कि इस जो है प्रयोग का जो है माध्यम से अध्यापक जो है बच्चों को सिखाने में मदद कर सकता है। पहला नंबर में थॉर्नडाइक ने कहा कि अधिगम का प्रभाव सकारात्मक होता है।
जिसमें बच्चे को आनंद और संतोष प्राप्त होता है, उसे बालक बार बार करता है, जिससे बालक सीख जाता है। यानी अधिगम का प्रभाव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। जिसमें बालक को आनंद और संतोष प्राप्त होता है, उसे बालक बार बार करता है और बालक सीख जाता है उसको। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा हो गया, यदि अधिगम का प्रभाव कष्टदायक या दंड होता है तो बालक उस व्यवहार का अभ्यास नहीं करता है। यानी जैसे मछली को अगर भोजन नहीं दिखाता तो वो प्रयास भी नहीं करता। ठीक है, यानी बिल्ली को यदि बिल्ली को यदि भोजन नहीं दिखाता तो वो प्रयास नहीं करता। उसी तरह अधिगम का प्रभाव कष्टदायक दंड हो रहा हो तो बालक जो है उस व्यवहार का अभ्यास ही नहीं करता है। तीसरा नंबर में है, अध्यापक यदि यह समझ ले कि किसी विधि से पढ़ाने से बच्चों को सुखद मिलता है तो अध्यापक उन्हीं विधि का प्रयोग करता है। यानी अध्यापक ये सोचता है कि यदि हम इस विधि का प्रयोग करें कि बच्चे सीधे रूप से सीख ले, ठीक है, तो उसी विधि का प्रयोग अध्यापक करते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर में कि ये सिद्धांत अध्यापक द्वारा छात्रों में तर्क, चिंतन और समर्थन में सूझ विकसित करने में बल देता है। यानी इस सिद्धांत से जो है छात्रों में तर्क करने, चिंतन करने, समर्थन करने, सूझ विकसित करने में जो है इसमें क्या देता है, बल देता है। और 5 नंबर में अध्यापक शिक्षण कराने से पूर्व विद्यार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के भेदों का शिक्षण कर ले। विद्यार्थी किस प्रकार के कार्यों को के प्रति रुचि रखता है उन्हीं से वो काम कर देना चाहिए, उन्हीं को वो काम देना चाहिए। ठीक है, 6 नंबर में, अब हम 6 नंबर पर बात करते हैं। 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में क्या है कि यह सिद्धांत स्पष्ट करती है कि सीखना प्रत्यक्ष एवं गत्यात्मक प्रकृति तथा ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का संकलन होता है इसमें। और सबसे लास्ट है 7 नंबर है कि शिक्षक कक्षा में एक धनात्मक रूप से तैयार करे पुरस्कार देने में छात्रों को संतुष्टि होती है, परंतु दंड देने से उन्हें खींच उत्पन्न होती है। शिक्षकों को ये चाहिए कि विद्यालय में जो है एक सकारात्मक हो, बच्चे को पुनर्बलन मिले, रीफोर्समेंट मिले, ताकि वो रीफोर्समेंट में उसे पुरस्कार दें, बच्चों को प्रोत्साहित करें। इससे क्या होगा कि बच्चे को सीखने में संतुष्टि मिलेगा। यदि आप दंड देते हैं तो बच्चे सीखने में खींच उत्पन्न करेंगे, उन्हें जो है दिक्कतें आएगी। चलिए, यहाँ तक हम लोग थर्नडाइट का सीखने का सिद्धांत यानी कि थर्नडाइट के ट्रायल और एरर मेथड को देखें, है ना, और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत उसी को बोलते हैं। तो और उसका शैक्षिक निहितार्थ को देख लिए, जो कि पुस्तक एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा आप लोग का। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है, यूनिट 2 का ही अगर देखा जाए तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कौन दिया था, पावलोव ने दिया था। पावलोव का पूरा नाम I.P. पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव है, जो रूसी शरीर शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक थे। पावलोव भी एक मनोवैज्ञानिक थे, जो रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे, और शरीर शास्त्री ये जो है एक मतलब शरीर पर ये इन्होंने प्रयोग किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रयोग किया था, पाचन तंत्र पर प्रयोग किया था पावलोव ने। ठीक है, जैसे थर्नडाइट को हम लोग पशु मनोवैज्ञानिक करते हैं, उसी तरह पावलोव को हम लोग डाइजेस्टिव पाचन के जनक करते हैं, यानी कि शरीर शास्त्री के मनोवैज्ञानिक थे ये पावलोव, और ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। पावलोव ने 1904 ईस्वी में अनुकूलित अनुक्रिया, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स का प्रतिपादन किया, इसलिए इसे अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। रिस्पॉन्स के जनक भी इसको हम लोग कहते हैं पावलोव को। पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम पर अध्ययन के लिए I.P. पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया। यानी इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम किया था, इसलिए इसे 1904 में पावलोव को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पावलोव के सिद्धांत के कई नाम हैं। देखिए, पावलोव का जो सिद्धांत है उसका कई नाम है, सभी सिद्धांत नाम सब याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में घुमा के पूछता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल याद रखिएगा, क्लासिकल या शास्त्रीय ये पूछता है। परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत। अब देखिए पावलोव का ये जो है थ्योरी है, इसमें कुत्ता भूखा है, ठीक है, और भूखे कुत्ते को एक भोजन दिखाया जाता है। भोजन दिखा यानी भोजन हो गया यूसियस, ठीक है, इसे बताएंगे भी स्वाभाविक उद्दीपक। भूखे कुत्ते को भोजन दिखा के उसके मुंह से लार निकाला जाता है, ठीक है, और फिर ऐसा होता है कि बाद में घंटी एक अलग CS रहता है और स्वाभाविक उद्दीपक होता है। घंटी बजा के भोजन दिखा के कुत्ते के मुंह से लार निकाला जाता है, फिर घंटी बजा के भोजन दिखा के कुत्ते के मुंह से लार निकाला जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है कई दिनों तक चलता है। एक समय ऐसा होता है कि घंटी बजाते ही कुत्ते के मुँह से जो है लार आने लगता है। अब भोजन दिखाने का ज़रूरी नहीं, क्योंकि कुत्ता समझ जाता है कि घंटी बजा है तो हमें भोजन मिलेगा, तो उसके मुंह में लार आने लगता है। तो यही जो है
प्रक्रिया जो है शिक्षा में भी इसका प्रयोग किया गया। अब देखिए इसका प्रयोग स्टेप बाय स्टेप समझते। स्टेप 1, पावलोव के सीखने के सिद्धांत के आधार पर अनुबंधन को महत्व दिया गया। इन्होंने रिस्पॉन्स को अधिक महत्व दिया, जिसमें पावलोव ने अपने प्रयोग में एक भूखे कुत्ते को ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया। यानी कि पावलोव ने क्या किया था, एक भूखा कुत्ता था और उसको ध्वनि नियंत्रित, मतलब कोई बाहरी ध्वनि नहीं आना चाहिए, उस तरह का एक वातावरण बना के जो है एक प्रयोगशाला बनाया, जिसमें उस कुत्ते को जो है उस उपकरण में खड़ा कर दिया। कुत्ते के सामने भोजन को हम लोग यूसीएस कहते हैं। यूसीएस का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक उद्दीपक पाया जाता है। कुत्ता भोजन यानी यूसीएस को देखकर मुंह में लार यानी यूसीआर आ जाता है। यूसीआर का मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया आ जाता है। ठीक है, अब स्टेप 2 में देखें। अब पावलोव घंटी बजाता है, सीएस का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस। अब इसको हम लोग अस्वाभाविक उद्दीपक कहेंगे और भोजन, साथ में भोजन दिया जाता है। अब क्या होता है कि कुत्ते को जो है पहले घंटी बजाया जा रहा है, फिर भोजन दिया जा रहा है, अब भोजन यूसीएस दिया जा रहा है। भोजन देखकर कुत्ते को लार यानी यूसीआर आ जाता है और यह प्रयास कई दिनों तक किया जाता है, जिससे घंटी बजाकर भोजन दिया जा रहा है। यानी कि ये हुआ कि पहले भूखा कुत्ता को है ना, उसको रखा गया, भोजन दिखा के, भोजन था यूसीएस और लार आ रहा था यूसीआर। ठीक है, और ऐसा हुआ कि एक घंटी बजा के भोजन दिखा के लार आ रहा है। स्टेप 3 में देखें कि अब ऐसा किया गया कि घंटी केवल बजाते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगा। अब केवल घंटी यानी सीएस घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगा। इस प्रयोग द्वारा पावलोव ने यह स्पष्ट किया कि लंबे समय तक यदि स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया करने लगती है। इस प्रक्रिया को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए इसमें क्या था, पहले यूसीएस हो रहा था। यूसीएस का मतलब भोजन, अनकंडीशनल स्टिमुलस जिसको हम स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। तो फिर यूसीआर आ रहा था, यूसीआर मतलब लार हुआ, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक, तो भोजन देखकर लार आना। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि घंटी बजा रहा है, घंटी हो गया सीएस का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस अस्वाभाविक उद्दीपक। फिर भोजन दिया जा रहा है, अनकंडीशनल स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, अनकंडीशनल को स्वाभाविक और कंडीशनल को अस्वाभाविक। तो फिर लार आ रहा है, पहले वाली ही लार आ रहा है यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार आ रहा है। घंटी बजा के भोजन दिखा के लार आ रहा है कुत्ते के मुंह से। फिर है थर्ड में, अब जो है केवल घंटी बजा रहा है तो लार आ रहा है, ये बाद वाली लार हो गया। यानी सीएस का मतलब घंटी हुआ यानी कंडीशनल स्टिमुलस अस्वाभाविक उद्दीपक, सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार आ रहा है। तो ऐसा हुआ कि अब भोजन दिखाने का जरूरी नहीं है, अब घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह से लार आने लगा। यूसीएस और सीएस को प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यूसीएस और सीएस जब घंटी बजाते हैं तो तुरंत जो है आपको भोजन दिखाना है। घंटी और भोजन लार, पहले घंटी बजाना, फिर 3 से 5 सेकंड के अंतराल के बाद कुत्ते को भोजन दिखाना जरूरी होता है। यूसीएस को सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। यूसीएस जो होना चाहिए वो सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। प्रयोग के दौरान किसी प्रकार का बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। जब आप प्रयोग करते हैं तो किसी बाहरी बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए, बाहरी कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। चाहिए इसमें कोई और अन्य प्रकार की घंटी नहीं बजनी चाहिए, इसमें और कोई बाहरी जो है घंटी नहीं बजनी चाहिए। ये जो आपका ताकि आपका जो प्रयोग प्रभावशाली हो सके। आगे हम लोग देखते हैं पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का शैक्षिक निहितार्थ। देखिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कंडीशनेंट पावलोव थ्योरी। पावलोव ने जो थ्योरी दिया था उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक आशय क्या है, तो शैक्षिक आशय निम्नलिखित है। यदि कक्षा में अध्यापक बालकों से सहानुभूतिपूर्ण या स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं तो बालक उसी व्यवहार से प्रभावित होकर बार बार वो व्यवहार को पाने की इच्छा रखते हैं। यदि बालक जो है यदि अध्यापक जो है बालकों को सहानुभूति या स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं तो बालक उसी व्यवहार से प्रभावित होकर बार बार उस व्यवहार को पाने की इच्छा रखते हैं। दूसरा नंबर में, यदि कक्षा का वातावरण दंडितपूर्ण रहता है तो उन्हें कक्षा में अभ्यास तथा वातावरण नहीं मिलता है। यदि कक्षा का वातावरण दंडपूर्ण हो तो उन्हें जो है कक्षा में अभ्यास या वातावरण नहीं मिल पाता है। तीसरा नंबर में है, यदि बालकों को भिन्न व्यक्तियों से स्नेह प्यार मिलता है तो उनसे वो जुड़ाव महसूस करते हैं और जिस विद्यार्थी में उन्हें दंडित मिलता है तो वो
फिर उससे नफरत करते हैं तो उससे जो है वो क्या होने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। 4 नंबर में है कि किसी व्यक्ति का असामान्य व्यवहार कुछ अधिगम का परिणाम होता है। जैसे बालक एक बार अंधेरे में डर जाता है तो उन्हें अंधेरे से डरने लगते हैं। तो इस तरह का जो असामान्य व्यवहार है जो अधिगम के परिणाम को प्रभावित करता है। 5 नंबर में व्यक्ति की रुचि, प्रवृत्तियाँ, आदतें, प्रयोग, आलोचना का भाव, मनोदशा, सोच आदि अनुबंधन के माध्यम से ही आकार लेते हैं। 6 नंबर में है अनुबंधन प्रक्रिया बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये अनुबंधन जो प्रक्रिया होती है, रिस्पॉन्स प्रोसेस जो होता है, वो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। 7 नंबर में छोटे बालकों को प्रारंभिक शिक्षा में जहाँ प्रतियों का ज्ञान कराया जाता है, यह सिद्धांत विशेषकर उपयोगी होता है। ये सिद्धांत जो है एक विशेषकर उपयोगी होता है छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सिद्धांत यानी कि वाइगोत्स्की महोदय ने क्या सिद्धांत दिया था, तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 16 नंबर का पूछता है। सिद्धांत देखें, वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1896 में हुआ था। उसका पूरा नाम लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था, सोशल कल्चर थ्योरी दिया था। याद रखिएगा, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, जिसे वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को हम लोग संज्ञानात्मक सिद्धांत इन कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं। तो वाइगोत्स्की का याद रखिएगा, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था वह सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत था। इसी को हम लोग संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सामाजिक कारकों जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र, भाषा द्वारा होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालकों का बौद्धिक विकास उनके सामाजिक अंतःक्रिया जैसे माता पिता, मित्र के द्वारा होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालकों का जो बौद्धिक विकास होता है वो उनका जो है परिवार, समाज, विद्यालय, भाषा, मित्र आदि के द्वारा होता है, और सामाजिक अंतःक्रिया करके माता पिता, उनके मित्र के द्वारा या मित्रों के द्वारा बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप ही विकास करना चाहिए तथा वो बालक उसी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप ही उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण, मानसिक क्षमता आदि का विकास होता है। उसमें बालक जो है अपने उसी के अनुरूप सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप जो है उनका विकास होना चाहिए, ताकि उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण, मानसिक क्षमता, इन सभी चीज़ों का विकास हो सके। जब बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करता है तो उसे भाषा के द्वारा विचार उत्पन्न होती है। जहाँ बच्चों के सीखने में अधिक जानकारी मिलती है, व्यक्ति मदद करते हैं और जिससे बालक तेज़ी से सीखता है। इसमें बालक क्या होता है, तेज़ी से सीखता है। जहाँ बच्चे समाज के साथ अगर सीखता है तो वहाँ पे भाषा का विकास बच्चों का तेज़ी से होता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कई सारे क्षेत्र आते हैं। एक आता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम लोग ZPD कहते हैं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर बताया कि जिस क्षेत्र के अंदर बालक किसी की मदद से कार्य करता है तो वो क्षेत्र ZPD कहलाता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि अगर कोई क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर में अगर बच्चा सीखता है तो इसी क्षेत्र को हम लोग ZPD कहते हैं, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो कोई बच्चा साइकिल चला रहा है तो इसी क्षेत्र के अंदर में वो साइकिल चला रहा है, ठीक है, और उसको किसी की मदद का कार्य करता है, यानी इसमें अगर कोई बाहरी मदद का कार्य करता है तो ये ZPD कहता है। समीपस्थ विकास क्षेत्र से तात्पर्य है कि ऐसे अनेक जटिल कार्य हो सकते हैं जिन्हें बच्चे अकेले नहीं कर पाते हैं, जिन्हें उन्हें लोगों की मदद की आवश्यकता होती है, तो बच्चे सीख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा कार चलाने सीख रहा है तो उसको एक पहले से जो है एक कोई सिखाने वाला होना चाहिए, ट्रेनर होना चाहिए जो उसको सिखा रहा है। तो यही हो गया ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। उस क्षेत्र के अंदर में वो सीखेगा। अब एक होता है पार यानी पाइट, जिसको हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। पार का अर्थ होता है बच्चा किसी समस्या का समाधान करने के लिए किसी व्यक्ति या वयस्क के मित्र की उपस्थिति में मदद मिलता है, उसे ही हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब जब कोई बच्चा समस्या का समाधान करता है तो उसके लिए उन्हें एक वयस्क या मित्र की मदद मिलती है, तो उसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बच्चा जब किसी कार्य को अंतःक्रिया करते हैं तो शिक्षक उन्हें पार देते हैं। इस प्रकार पार एक मानसिक संरचना है जो बच्चे नए कार्य करते समय प्रयोग करते हैं। नए कार्य करते समय बच्चे जो है उसका प्रयोग करते हैं और अध्यापक जो है उसको एक मानसिक संरचना से होता है जो अध्यापक उसको देते हैं। यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल थिंकिंग। पारस्परिक शिक्षण क्या होता है कि वाइगोत्स्की ने बच्चे के सामाजिक अंतःक्रिया में संज्ञानात्मक विकास होता है। इसमें शिक्षक कक्षा में किसी प्रश्नों के माध्यम से बारी बारी से बालकों से या समूह में प्रतिक्रिया लेते हैं, यानी कि अध्यापक जो होते हैं बच्चों से प्रश्न पूछ के उनके बारी बारी से उन बच्चों से समूह के माध्यम से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। शिक्षक स्वयं प्रतिक्रिया भी देते हैं।
इस प्रकार आपस में सब मिलकर अंत्यक्रिया कर लेते हैं और इसी को हम लोग पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। जब शिक्षक अध्यापक या अध्यापक शिक्षक जो एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं तो इसी को हम लोग अंत्यक्रिया कहते हैं, पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षण, जिसको हम लोग टीचिंग कहते हैं। शिक्षण क्या है? मीनिंग ऑफ टीचिंग। सामान्य भाषा में शिक्षण वह प्रक्रिया जो सीखने सिखाने के उद्देश्य से शिक्षक द्वारा विद्यालय में संपन्न की जाती है, उसे हम लोग शिक्षण कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। सीखना सिखाने के उद्देश्य से है ना विद्यालय में संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया को हम लोग शिक्षण कहते हैं। शिक्षण एक प्रोसेस है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय में संपन्न की जाती है, उसे हम लोग टीचिंग कहते हैं, शिक्षण कहते हैं, जो विद्यालय में संपन्न की जाती है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जो बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। अतः शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाले अंतःक्रिया को कहते हैं, जिसका उद्देश्य छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाना, जिसमें शिक्षण में विद्यार्थी, पाठ्य वस्तु, शिक्षक तथा वातावरण सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जब शिक्षण की प्रक्रिया होती है तो 4 चीज़ सम्मिलित होते हैं: विद्यार्थी, पाठ्य वस्तु, शिक्षक और वातावरण। ये 4 चीज़ सम्मिलित होकर शिक्षण की प्रक्रिया को संपन्न की जाती है। अतः शिक्षण में जब एक अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति को जानकारी, ज्ञान या अनुभव प्रदान करता है तो उसे हम लोग शिक्षण कहते हैं। ठीक है, इस कार्य में शिक्षण विधियों, शिक्षण सूत्रों, शिक्षण सहायक सामग्रियों का आदि का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जो है हम लोग देखें कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने में मदद मिलती है, उसी को हम लोग शिक्षण कहते हैं। जॉन एडम्स के अनुसार प्राचीन काल से शिक्षण जो है द्विध्रुवीय था, यानी डाइपोलर था, जिसमें छात्र और शिक्षक होते थे। शिक्षण जो था पहले 2 रूप में था, पहले एक छात्र होते थे, दूसरा शिक्षक होता था। तो जॉन एडम्स ये बात कहती है कि शिक्षण की प्रक्रिया द्विध्रुवीय है। उसके बाद समय बदला। अब जॉन डीवी के अनुसार वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को जोड़ा, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को जोड़ दिया, सिलेबस को जोड़ दिया, तो त्रिध्रुवीय शिक्षण हो गया। ठीक है, और फिर हॉर्न महोदय आए, तो हॉर्न महोदय ने शिक्षण को के 4 अंग बताए: शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और वातावरण को ऐड कर दिया। तो वातावरण को इसमें ऐड कर दिया। तो शिक्षण के कितने अंग हैं? 4 हैं। यदि इसमें से कोई एक अंग नहीं रहेगा तो शिक्षण की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। शिक्षक का होना जरूरी है, विद्यार्थी का होना जरूरी है, सिलेबस का होना जरूरी है और वातावरण अच्छा होना चाहिए, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्रभावशाली होती है। इस प्रकार शिक्षण के अर्थों को 2 रूपों में दे सकता है: शिक्षण का संकुचित अर्थ और शिक्षण का व्यापक अर्थ। शिक्षण का संकुचित अर्थ होता है, शिक्षण का संकुचित अर्थ का तात्पर्य है कि स्कूली शिक्षा से होता है, जिसमें अध्यापक द्वारा एक निश्चित समय पर एक विशिष्ट वातावरण शिक्षण कराता है। एक निश्चित समय में एक विशिष्ट वातावरण शिक्षण कराता है। शिक्षण का व्यापक अर्थ होता है, शिक्षण के व्यापक शब्द में वो सब सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सीखता है। शिक्षा व्यापक अर्थ में बालक औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों को जीवन भर सीखता है। यानी शिक्षा जो होती है, शिक्षण की प्रक्रिया या तो औपचारिक हो सकती है और अनौपचारिक हो सकती है, यानी कि कक्षा के अंदर भी सीख सकता है और कक्षा के बाहर भी सीख सकता है। तो इस तरह के शिक्षा को हम औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण भी कहते हैं। परिभाषाएं दिखाते हैं तो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने, विद्वानों ने अपने तर्क के अनुसार चिंतन के आधार पर शिक्षण की निम्नलिखित परिभाषा दी है। एक था B.O. स्मिथ के अनुसार। B.O. स्मिथ ने कहा था कि शिक्षण उद्देश्य केंद्रित किया जाता है। B.O. स्मिथ ने कहा था कि शिक्षण जो होता है वो उद्देश्य केंद्रित होता है। ठीक है, यानी कि एम्स सेंटर होता है, उद्देश्य केंद्रित होता है। H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व व्यक्ति एवं कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित करता है, जिसे कम परिपक्व व्यक्ति की शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए प्रवृत्त किया जाता है। यानी H.C. मॉरिसन ने कहा था कि शिक्षण अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व व्यक्ति एवं कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित करता है, जिसमें कम परिपक्व व्यक्ति शिक्षा का अग्रसर करने में प्रेरित होता है। N.L. गेज के अनुसार शिक्षण एक अंतःपारस्परिक संबंध स्थापित करने की क्रिया है, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षाकृत परिवर्तन लाना होता है। ये बात कही थी N.L. गेज के अनुसार। B.O. स्मिथ के अनुसार इस तरह से आप लोग परिभाषा को देख लीजिएगा। ठीक है, शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रकृति को निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। 1 नंबर में शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक अंतः प्रक्रिया है, इंटरेक्शन है। दूसरा है शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया। शिक्षण के द्वारा विकास की प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया। शिक्षण का उद्देश्य होता है। शिक्षण एक उपचार है। शिक्षण एक क्या है? उपचार है। शिक्षण आमने सामने होने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है,
शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण एक क्या है? तार्किक प्रक्रिया है, तर्क वितर्क होता है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक का मतलब जो कक्षा के अंदर दिया जाता है, जो कक्षा के बाहर दिया जाता है उसको अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। शिक्षण एक निर्देशन है। टीचिंग एक क्या है? निर्देशन है, एक गाइडेंस है। तो इस तरह से हम लोग 10 पॉइंट को देखें शिक्षण की प्रकृति में। अब हम लोग देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं। तो शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण एक सुनियोजित है। सुनियोजित का मतलब शिक्षण जो की प्रक्रिया एक सुनियोजित होती है, एक नियोजित किया हुआ होती है। शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। शिक्षण जो होती है वो छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, जो पहले से सिखाए गए ज्ञान पर आधारित होती है, उसी के अनुरूप जो बच्चों को टीचिंग कराया जाता है। शिक्षण से छात्र प्रोत्साहित होते हैं। शिक्षण से छात्र क्या होते हैं? प्रोत्साहित होते हैं। 4 नंबर में शिक्षण छात्रों के लिए रोचक एवं प्रभाव उत्पादक होते हैं। इससे शिक्षण से जो है छात्रों में रोचक पैदा होती है और इससे जो है उसमें प्रभाव देता है। शिक्षण छात्रों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिक्षक छात्रों में उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है, उचित इसमें गाइडेंस देता है। नेक्स्ट है शिक्षण वातावरण के अनुकूल करने में सहायक होती है। शिक्षण जो है वातावरण के अनुकूल करने में सहायक होती है। शिक्षण की प्रक्रिया वातावरण के अनुकूल करने में सहायक होती है। 7 नंबर में है शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्राप्त होती है। शिक्षण में जितने सूचनाएं होती है वो वांछित सूचनाएं प्राप्त होती है। 8 नंबर में शिक्षण में शिक्षक एवं छात्रों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। शिक्षण में क्या होता है कि छात्र और शिक्षक के बीच अपने विचारों का आदान प्रदान होता है पढ़ाने के दौरान। 9 नंबर में शिक्षण छात्रों के सभी पक्षों का विकास और प्रभावित करता है। शिक्षण जो छात्रों के सभी पक्षों का विकास करता है, शारीरिक पक्ष हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, इन सभी पक्षों का विकास करता है। 10 नंबर में शिक्षण के द्वारा बालकों में संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षण के द्वारा बालकों में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का विकास होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो लेवल ऑफ टीचिंग शिक्षण के स्तर अगर देखा जाए तो 3 लेवल है। लेवल ऑफ टीचिंग कितने हैं? 3 है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, तो लेवल ऑफ टीचिंग 3 है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। एक एक करके लेवल को समझते हैं। सबसे पहला है मेमोरी लेवल, जिसको हम लोग स्मृति लेवल भी कहते हैं। मेमोरी लेवल का विकास हर्बर्ट ने किया था, याद रखिएगा। इस लेवल का विकास किसने किया था? हर्बर्ट ने किया था। यह शिक्षण का निम्न स्तर है, इसमें विचारशीलता कम होती है। इसमें ऐसी परिस्थितियाँ विकसित की जाती है जिसमें कि छात्र पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु को सरलता से याद करें। मतलब ये शिक्षण की सबसे निम्न स्तर है। इसमें ऐसी परिस्थितियाँ विकसित की जाती है कि छात्र पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु को सरलता से याद करें, ईजिली उसको याद कर सके। इसमें स्मरण यानी रिकॉल तथा रटने की क्रिया पर बल दिया जाता है। इसमें रिकॉल करने, रटने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। इसमें बच्चों को सिर्फ याद कराई जाती है, चीज़ों को समझना नहीं है। इसमें बच्चों के दिमाग में प्रत्ययों को भरा जाता है, यानी कि कॉन्सेप्ट को भरा जाता है। इसमें बच्चों के समझ उत्पन्न नहीं होती है। इसमें चिंतन बच्चों में नहीं होता है। इसमें बच्चे पहले याद है, फिर तथ्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर इसका प्रत्यास्परण करते हैं, इससे फिर उन्हें पुनः प्रस्तुत करते हैं। यानी कि मेमोराइज करेगा, फिर रिटेन करेगा, रिकॉल करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बच्चे सीखते हैं, ये शिक्षण की उतनी अच्छी नहीं है। इसमें सिर्फ बच्चे याद करना सीखते हैं, इसमें उसको स्मरण नहीं करते हैं, तथ्यों को समझते नहीं है। इसमें क्या करता है? पहले मेमोराइज करता है, फिर रिटेन करता है, रिकॉल करता है, रिप्रोड्यूस करता है, पुनः स्मरण करता है और पुनः प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से जो है शिक्षण को दिखाया गया है। देखिए, इसको समझिए। पहले मेमोराइज यानी बच्चे पहले याद करते हैं, फिर ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर रिकॉल करते हैं यानी प्रत्यास्परण करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर किसी को बता देते हैं। तो इस तरह के शिक्षण को हम लोग स्मृति मेमोरी लेवल कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर। अंडरस्टैंडिंग लेवल का विकास मॉरिसन ने किया था। या देखिएगा, इसका लेवल का विकास किसने किया था? मॉरिसन ने किया था। इस स्तर में बच्चों में चीज़ें समझ आने लगती। अब बच्चे जो है चीज़ों को समझने लगते हैं। शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों का बोध के लिए, चिंतन के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले। यानी कि पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है बच्चों के सामने में कि छात्रों को बोध करने, चिंतन करने अधिक से अधिक उन्हें अवसर मिले तथा छात्रों में आवश्यक सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है तथा बच्चों में जो है सोचने समझने की क्षमता अधिक विकसित होने लगती है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र सक्रिय होते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। इसमें समझ तथा अनुप्रयोग के उद्देश्य केंद्रित होती है तथा उन्हें आवश्यक स्वतंत्रता दी जाती है, छात्रों की अभिप्रेरणा दी जाती है ताकि छात्रों में बोध स्तर विकसित हो सके। ये इसमें क्या होता है कि छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं।
उसमें समझ, अनुप्रयोग और उद्देश्य केंद्रित होती है। उन्हें आवश्यकता स्वतंत्रता की होती है बच्चों को, और छात्रों को अभिप्रेरणा दी जाती है ताकि छात्रों में बोध स्तर विकसित हो सके। तो ये जो है एक दूसरा लेवल था, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर कहते हैं। इसमें बच्चे समझने लगते हैं, चीज़ों को सीखने लगते हैं, उन्हें अधिक अवसर दिया जाता है, चिंतन करने लगते हैं, और ये जो है बहुत ही अच्छा था, जो कि मॉरिसन ने इसको डेवलप किया था, यानी कि आपके जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिसन ने दिया था। ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर। रिफ्लेक्टिव लेवल शिक्षण का बोध हंट ने किया था। याद रखिए, इसमें कौन दिया था? हंट ने दिया था। पहला हर्बर्ट, दूसरा मॉरिसन, तीसरा जो है हंट ने दिया है। इस स्तर में शिक्षक अपने छात्रों को तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति को विकसित करता है। इसमें क्या होता है कि चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है बहुत हाई होता है। इसमें बच्चे चिंतन करने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, कल्पना शक्ति विकसित करने लगती है। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा चिंतन करते हैं। चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होती है। जहाँ ये चिंतन करते हैं तो वो समस्या केंद्रित होते हैं। समस्या को ध्यान में रखते हुए बच्चे चिंतन करते हैं, शिक्षण करते हैं। ये शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है। शिक्षण का सर्वोच्च स्तर हाई लेवल है। इसमें छात्र अपनी अभिव्यक्ति, धारणा, विचार, मान्यता तथा ज्ञान के अनुसार समस्या का समाधान के लिए विचार तथा तर्क करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करता है। इसमें बच्चे जो है नवीन ज्ञान की खोज करता है, अपने समस्या के समाधान के लिए तर्क का विचार करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करता है। इसमें छात्र स्वयं में सक्रिय तथा प्रभावशाली होते हैं। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। समस्या समाधान में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन शक्ति का विकास होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों में सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास होता है। छात्रों में के सामने समस्या उत्पन्न होती है तथा छात्र समस्या का समाधान करने में चिंतन करने लगते हैं। छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न होती है तो वो छात्र समस्या का समाधान करने के लिए अपने चिंतन उत्पन्न करने लगती है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इस तीनों लेवल को देखें। लेवल ऑफ टीचिंग 3 देखें। पहला था मेमोरी लेवल, दूसरा था अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा था रिफ्लेक्ट लेवल। तीनों को आप लोग याद रखिएगा। तीनों के जनक है, पहला में हार्वर्ड थे, दूसरा में मॉरिसन थे, और तीसरा में हंट थे। तो इस तरह से जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। प्रशिक्षण, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, प्रशिक्षण शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रशिक्षण जो होता है वो शिक्षण का, टीचिंग का एक महत्वपूर्ण अंग है, ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के दौरान क्रियाशील प्रक्रियाएं समाहित होती है। प्रशिक्षण जब होती है तो उसमें कई सारी एक्टिविटीज समाहित होती है। प्रशिक्षण व्यक्ति के व्यवहार का स्तर निर्धारित करती है, करने में सहायता प्रदान करती है। इसके पीछे कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो इसके पीछे एक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, उसी के तहत जो है बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य में ध्यान में रखते हुए बच्चों को ट्रेनिंग कराई जाती है। विद्यार्थी शिक्षा महाविद्यालय में अध्ययन कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जैसे बीएड एक क्या है? प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। जो बच्चों को ये बताया जाता है कि जब वो भविष्य में टीचर बनेंगे तो बच्चों को किस तरह से वो पढ़ाएंगे, इसके लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार इंजीनियर, कलाकार, सैनिक, पायलट, डॉक्टर, नर्स, इसके अतिरिक्त दूसरे व्यवसाय से संबंधित अपने क्षेत्रों में संबंधित कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षित दिया जाता है। जैसे इंजीनियर हो या फिर सैनिक हो, पायलट हो, डॉक्टर हो, तो उसे पहले ट्रेनिंग किया जाता है ताकि वो जो है उस कौशल में विकसित करके जो है उस प्रशिक्षण को आगे बढ़ा सके, वो अपने प्रशिक्षण के माध्यम से उसमें कौशल विकसित हो सके। तो प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण एक शिक्षण की ही अंग है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति में हम कौशल विकसित कर सकते हैं, उसमें स्किल डेवलप कर सकते हैं। इस प्रकार प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षणार्थी के मूल्य में वृद्धि, कौशल तथा ज्ञान का विकास होता है। प्रशिक्षण की प्रक्रिया एकल तथा दोनों रूप में हो सकती है। प्रशिक्षण जो होती है वो एकल रूप में भी हो सकती है, दोनों रूप में भी हो सकती है। प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण में दक्षता, योग्यता तथा क्षमता का विकास होता है। इसके द्वारा प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्तियों में योग्यता, उसकी क्षमता का विकास होता है। ठीक है। तो प्रशिक्षण को हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसकी कुछ परिभाषाएं को देखते हैं। गलेडन के अनुसार किसी व्यक्ति के कौशल, शक्ति या बुद्धि में वृद्धि तथा उनके विचारों को एक निश्चित दिशा में विकसित करने के लिए प्रयासों को प्रशिक्षण करते। ये बात कही थी गलेडन ने। विचारों को एक निश्चित दिशा में विकसित करना, बुद्धि को, कौशल को ही गलेडन ने अपने कहा था। नेक्स्ट है डेल एस बीच के अनुसार प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित क्रियाविधि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ज्ञान अथवा चतुर्थ सीखते हैं। यानी अपने ज्ञान और विशिष्ट उद्देश्य के लिए ज्ञान अथवा चतुर्थ सीखते हैं। इसी को हमने डेल बेस के अनुसार प्रशिक्षण की परिभाषा दिया था। डेल यूजर के अनुसार
डेल यूजर महोदय ने कहा था कि प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्रम शक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के योग्य बनाया जाता है। यानी प्रशिक्षण वो प्रक्रिया जिसके द्वारा श्रम शक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के योग्य बनाया जाता है, उसी को हम लोग डेल यूजर के अनुसार करते हैं। जूसियस के अनुसार प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशेष कार्य को करने के लिए कार्यकाचियाँ की जाती है। जूसियस के अनुसार इस तरह से प्रशिक्षण की जो है कई सारी परिभाषाएं दिखी। अब शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए एक बार। डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। पहला है शिक्षण, प्रशिक्षण, ठीक है। तो शिक्षण लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, प्रशिक्षण एक निश्चित समय तक चलती है। शिक्षण यानी टीचिंग जो है एक लंबे समय तक चलती रहती है, ठीक है। यानी शिक्षण की प्रक्रिया एक लंबे समय तक होती है, प्रशिक्षण जो है एक निश्चित समय तक होता है। इसकी एक सीमा होती है, 2 साल तक टीचिंग कराना है, 6 माह तक टीचिंग कराना है, या फिर 1 माह तक टीचिंग कराना है। तो ये जो है एक क्या है, एक समय अवधि बंधी रहती है ट्रेनिंग में। दूसरा, शिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों होता है। शिक्षण की प्रक्रिया औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक का मतलब कक्षा में देने वाला ज्ञान, और अनौपचारिक का मतलब कक्षा के बाहर देने वाला ज्ञान को हम लोग अनौपचारिक ज्ञान कहते हैं। प्रशिक्षण केवल औपचारिक होता है। प्रशिक्षण जो होता है वो केवल सामने में दिया जाता है, कक्षा में दिया जाता है, सामने दिया जाता है, तो इसको हम लोग औपचारिक शिक्षण कहते हैं। ये बाल केंद्रित आधारित होती है, शिक्षण बाल केंद्रित होता है। प्रशिक्षण जो होता है वो प्रशिक्षक केंद्रित होता है, जो ट्रेंड होते हैं उन्हीं को ट्रेन करते हैं, जो मतलब प्रशिक्षक जो ट्रेनिंग लेने आते हैं उन्हीं पर केंद्रित होता है प्रशिक्षण। नेक्स्ट है 4 नंबर में, शिक्षण के द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। प्रशिक्षण के द्वारा बालकों में किसी एक कौशल का विकास होता है। देखिए, जब टीचिंग करेंगे तो बच्चों में सर्वांगीण विकास होगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक सभी विकास होगा। जबकि प्रशिक्षण के द्वारा जिसमें वो कौशल विकसित करने हैं उसी कौशल का विकास होगा केवल, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण नवीन ज्ञान प्रदान करने की तलाश होता है। शिक्षण जो थी एक नवीन ज्ञान प्रदान करता है। प्रशिक्षण एक विशिष्ट कौशल विकसित करता है, किसी एक विशिष्ट कौशल को विकसित करता है, किसी एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट करता है, स्पेसिफिक स्किल को डेवलपमेंट करता है के लिए तकनीकों के साथ पहले से जानकारी प्राप्त करता है, और कई सारी तकनीकों के साथ इनको जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है 6 नंबर में कि शिक्षण में शिक्षक अपने छात्र की प्रतिक्रिया देते हैं। शिक्षण में क्या होता है, शिक्षक अपने छात्र को प्रतिक्रिया देते हैं, फीडबैक देते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, इसमें प्रतिक्रिया से प्रशिक्षकों से लेता है, ठीक है। शिक्षण की प्रक्रिया एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। शिक्षण की प्रक्रिया एक उद्देश्यपूर्ण होती है, एक उद्देश्य के अनुसार टीचिंग कराया जाता है। प्रशिक्षण की प्रक्रिया व्यक्तित्व की आदतों अनुकूल ढालना होता है। उसको हम प्रशिक्षण का मतलब उसको हम इन्वायरमेंट के अनुसार भी ढाल सकते हैं। प्रशिक्षण का मतलब जैसे आर्मी हुआ है ना, पुलिस हुआ, तो इन सभी को क्या कहते हैं कि हर एक तरह का वातावरण दिया जाता है, इसके साथ ट्रेनिंग किया जाता है, ताकि वो ठंडे प्रदेश में हो या गर्म प्रदेश में हो, वो उसके अनुकूल उसे वो एडेप्ट कर सके, वहाँ रह सके। तो प्रशिक्षण जो होती है वो उनके आदतों के अनुकूल ढलना होता है, तो इसी को हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। जबकि शिक्षण जो होती है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। चलिए, अब शिक्षण की अवस्थाएं, फेजेज ऑफ टीचिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फेजेज ऑफ टीचिंग, इससे पहले हम लोग लेवल ऑफ टीचिंग पढ़े थे, जिसमें 3 लेवल देखे थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्ट लेवल। अब ये आपका है फेजेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएँ। वो स्तर था, ये अवस्थाएँ हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इंग्लिश वर्ड को लोग ध्यान दीजिएगा। फेजेज यहाँ पूछा है तो फेजेज ऑफ टीचिंग वो लेवल ऑफ टीचिंग था, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश वर्ड को याद दीजिएगा, एग्जाम में इंग्लिश में भी लिखा रहता है सेंटेंस। तो लेवल फेजेज ऑफ टीचिंग पूछे तो ये तीनों लिखना है। प्री एक्टिव फेजेज, इंटर एक्टिव फेजेज और पोस्ट एक्टिव फेजेज, 3 फेजेज है। पूर्व क्रिया अवस्था, अंतर क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था, 3 जो है फेजेज है, याद रखिएगा 3 फेजेज, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। प्री एक्टिव फेजेज, इंटर एक्टिव फेजेज और पोस्ट एक्टिव फेजेज। चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो प्री एक्टिव फेजेज यानी पूर्व क्रिया अवस्था क्या होता है, इस अवस्था में शिक्षण बच्चों को क्या पढ़ाना है उसकी योजना तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है कि शिक्षण यानी कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, इसके लिए एक योजना तैयार की जाती है, एक प्लान किया जाता है। इसमें शिक्षक ये ध्यान देंगे कि बच्चों को कौन सी ज्ञान, कौशल, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट तथा प्रत्यय की संरचना क्या होगी, इसकी तैयारी अध्यापक करते हैं। इसमें अध्यापक बच्चे के लिए तैयारी करते हैं कि कौन सा हम उसमें ज्ञान प्रदान करें, कौन सा कौशल, कौन सा प्रत्यय विकसित करें, ताकि उनकी संरचना कैसी होनी चाहिए, तैयारी अध्यापक करते हैं। इसमें वह सभी क्रियाएं आती है जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। इसमें वह सभी क्रियाएं आती है जो कक्षा में पहले से
पूर्व जाने से पहले अध्यापक करते हैं, यानी कि उसको टीचिंग करने से पहले जो वो तैयारी करते हैं उसी को हम लोग पूर्व एक्टिव फेजेस कहते हैं। इस अवस्था को हम लोग शिक्षण नियोजन अव्यवस्था, टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं, शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहते हैं इस अवस्था को, याद रखिएगा। प्री एक्टिव फेजेज को हम लोग टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं, शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए चिंतन करते हैं, साहित्य का अध्ययन करते हैं, दूसरों से विचार विमर्श करते हैं। इसमें शिक्षक अपने पढ़ाने के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, यानी कि फिक्सन ऑफ गोल्स करते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि देखिए, इस अवस्था में अध्यापक जो शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, दूसरों से विचार विमर्श करते हैं कि क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, है ना, क्या पढ़ाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से जो है विचार विमर्श करते हैं। बच्चों में शिक्षण अधिक से अधिक प्रभावशाली बने, इसके लिए चिंतन करते रहते हैं। इसमें अध्यापक पढ़ाने की विधि सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसका निर्धारण अध्यापक कक्षा शुरू करने से पहले ही निर्धारित करते हैं। इसमें अध्यापक कक्षा शुरू करने से पहले ये निर्धारित करते हैं कि कौन सी विधि से पढ़ाना है, कौन से सूत्र का प्रयोग करना है, तो ये अध्यापक जो है पहले कक्षा में से पहले करेंगे। अध्यापक सोचते हैं कि शिक्षण की विधि सरल और सहज हो ताकि सभी बच्चे आसानी से सीख सकें। यानी कि अध्यापक ये सोचते हैं कि शिक्षण की विधि एक सरल होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। तो ये प्री एक्टिव फेज था जिसमें अध्यापक जो है कि पूर्ण योगदान होता है। अध्यापक कक्षा में जाने से पहले पूर्ण रूप से तैयार होते हैं कि क्या पढ़ाना है, कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, कौन से सूत्र का प्रयोग करना है। शिक्षण के प्रति वो चिंतन करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, दूसरों से विचार विमर्श करते हैं। इस तरह से जो है इस अवस्था को हम लोग प्री एक्टिव फेज कहते हैं, जो अध्यापक कक्षा में जाने से पहले पूर्व तैयारी करती है। ठीक है, चलिए दूसरा है अंतःक्रिया अवस्था, इंटरएक्टिव फेजेज। अंतःक्रिया अवस्था, इस अवस्था में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है जिसमें अध्यापक जब कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने के समय तक होती है। इसमें क्या होता है कि कक्षा में अध्यापक प्रवेश करने से लेकर कक्षा के पाठ्य वस्तु के समाप्त तक की क्रिया को हम लोग अंतःक्रिया अवस्था कहते हैं। यानी क्लासरूम के दौरान के शिक्षण की अवधि को हम लोग अंतःक्रिया अवस्था इंटरेक्टिव फेज कहते हैं। इसमें अध्यापक पूर्व में बनाए गए शिक्षण योजना को इस अवस्था में शिक्षण करते हैं। अब देखिए, जो उन्होंने पहले प्लान बनाया यानी प्री एक्टिव फेज में उन्होंने जो तैयारी की पढ़ाने की, अब उसको वो यहाँ पे क्या करेगा, शिक्षण कराएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, उसी शिक्षण योजना को बच्चों को पढ़ाएगा। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र कक्षा में आमने सामने होते हैं। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं। ठीक है, जिसमें अध्यापक पाठ्य पढ़ाते हैं, पाठ्य का वर्णन करते हैं, प्रश्न पूछता है और उत्तर सुनता है, साथ ही उनके लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। इसमें क्या होता है कि अध्यापक और बच्चे रहते हैं कक्षा में, अध्यापक जो है पाठ को पढ़ाते हैं, वर्णन करते हैं, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, उत्तर सुनता है। इस तरह से जो है लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है ताकि शिक्षण की प्रक्रिया प्रभाव पड़ सके। ठीक है, अध्यापक यहाँ बच्चों के उत्पन्न समस्याओं को भी निदान करते हैं, उनमें उत्पन्न समस्याओं को प्रतिक्रिया भी देते हैं, जहाँ यह अध्यापक सभी बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षण कराते हैं। अध्यापक यहाँ पे बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक कराते हैं। इसी को हम लोग इंटरएक्टिव फेज कहते हैं। इंटरएक्टिव फेज का मतलब हुआ कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश से लेकर उनके अंतिम तक, जब तक वो कक्षा में बनाए रहता है तब तक की अवस्था को हम इंटरएक्टिव फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अध्यापक और बच्चे रहते हैं। अध्यापक पाठ को पढ़ाता है, उनको वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं। तो इस तरह की जो है इंटरएक्टिव प्रक्रियाएं होती है। इसका नाम पड़ गया इंटरएक्टिव फेजेज कहते हैं इसी को हम लोग। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है इसमें समस्याओं के प्रति, अपने उत्पन्न समस्याओं के प्रति उनको ध्यान देते हैं, बच्चे की समस्याओं पर ध्यान देते हैं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग कराया जाता है इसमें। ठीक है, और ये जो होती है प्री एक्टिव फेज में बनाई गई शिक्षण योजना को इसमें वो लागू करते हैं इंटरएक्टिव फेज में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको समझ गए। अब है पोस्ट एक्टिव फेज। अब लास्ट है, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, पोस्ट एक्टिव फेज का। इस अवस्था में अध्यापक शिक्षण कार्य समाप्त होने जाने के बाद छात्रों के सीखे गए कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे पोस्ट एक्टिव फेज में अब अध्यापक ये देखेगा कि जो हमने टीचिंग कराया, जो हमने पढ़ाया, तो कार्य समाप्त होने के बाद छात्रों के सीखे गए कार्य का मूल्यांकन करते हैं। अब इसमें वो मूल्यांकन करता है कि बच्चे सीखे कि नहीं सीखे, इसमें क्या कमी रह गया, उसको वो बच्चे जो है बच्चे के सीखने के कमियों को यहाँ पे अध्यापक जो है
उन पे मूल्यांकन करेगा, इनका मूल्यांकन करेगा अध्यापक। पोस्ट एक्टिव फेज में, जिसमें अध्यापक मूल्यांकन के दौरान विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन प्रविधियों टूल्स का प्रयोग करेंगे। इसमें बच्चे के कई अध्ययन, जब बच्चे का अध्ययन करेगा, बच्चे का जब मूल्यांकन करेगा अध्यापक, तो इसमें कई सारे एवोल्यूशन टूल्स जैसे कि ग्रेडिंग प्रणाली, रेटिंग स्केल, ठीक है, तो पोर्टफोलियो, उसके बाद आपका चेकलिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है परीक्षा प्रणाली, इस तरह से कई सारे टूल्स का प्रयोग करेंगे अध्यापक, जिसके माध्यम से वो मूल्यांकन करेंगे। जैसे बच्चों को एक सरप्राइज टेस्ट ले लेगा, तो बच्चों का एक सरप्राइज टेस्ट ले लिया अध्यापक, तो अगर यदि सही सही सब उत्तर दे रहा तो समझ गया कि शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली रहा, शिक्षण बच्चे सीख लिए। अगर जो है बच्चे अच्छे से उत्तर दे नहीं पा रहे तो इसका मतलब टीचिंग में कमी रह गया। मूल्यांकन करके शिक्षक ये जानने का प्रयास करता है कि उसमें कक्षा में जो कुछ पढ़ाया उसका प्रभाव छात्रों को कैसा पड़ा, बच्चे कहाँ तक सीखे, उनके व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन हुआ। यदि शिक्षण प्रभावशाली नहीं रहा तो भविष्य में अध्यापक इन शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन किए जाने चाहिए। इससे अध्यापक अपने उद्देश्यों को देखते हैं और उनके बनाए गए उद्देश्य कहाँ तक सफल रहा, इनकी भी जांच करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा बात लिखी है यहाँ पे कि पोस्ट एक्टिव फेज में जो होते हैं बच्चे, अध्यापक बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, यानी उन्होंने ये मूल्यांकन करते हैं कि जो कुछ उन्होंने पढ़ाया तो उनका प्रभाव छात्रों पर कैसा प्रभाव, बच्चे कहाँ तक सीखे, उनके व्यवहारों में कहाँ तक परिवर्तन हुआ। यदि शिक्षण प्रभावशाली नहीं रहा तो भविष्य में अध्यापक अपने शिक्षण पर व्यवहार में परिवर्तन किए जाने चाहिए। इसमें अध्यापक उद्देश्य को देखते, इसमें यह हुआ कि बच्चे के मूल्यांकन करता है, बच्चे के ये देखता है कि उन्होंने कहाँ तक सीखा, है ना, कुछ जो उन्होंने पढ़ाया तो वो कितना सीखा, इसका वो अध्यापक मूल्यांकन करते हैं पोस्ट एक्टिव फेज में। इस तरह से हम लोग फेजेज ऑफ लेवल 3 देखें, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। प्री एक्टिव फेज जो होता है वो अध्यापक जो होता है कक्षा में जाने से पहले शिक्षण योजना तैयार करती है। इंटरएक्टिव फेज जो होती है कक्षा के दौरान पढ़ाई जाने वाली एक अवस्था है। और लास्ट में है पोस्ट एक्टिव फेज, जो हम लोग कक्षा के बाद वाली अवस्था को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये महामैराथन क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।